चून की समूह को दंपति से कोई और जवाब नहीं मिला, इसलिए देव और उसके दो दोस्त उत्तर में स्थित निषिद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़े। जिस निषिद्ध क्षेत्र में वे प्रवेश कर रहे हैं उसे विचित्र बर्फीले मैदान कहा जाता है। नाम भले ही ऐसा हो, लेकिन यह उत्तरी क्षेत्र का सबसे रहस्यमय और खतरनाक इलाका है। वहां के सामान्य राक्षसों का स्तर प्रवेश द्वार पर ही 280 से 300 तक होता है। इस निषिद्ध क्षेत्र के केंद्र का अभी तक खिलाड़ियों द्वारा अन्वेषण नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि अंदर क्या है। इसे विचित्र हिम क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि राक्षस हानि रहित प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वे भेष बदले हुए हिमजीव हैं। यह मेरा पहली बार किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश है। क्या हम सिर्फ 2 लोगों के साथ सुरक्षित रहेंगे? वायु ने पूछा। मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन खतरा टलने की संभावना है क्योंकि निषिद्ध क्षेत्र में रहने वाले राक्षस अचानक लोगों पर हमला नहीं करते। मध्य महाद्वीप के निषिद्ध क्षेत्र के बारे में मिली जानकारी के अनुसार वे उकसाए जाने पर ही हमला करते हैं। देव ने जवाब दिया। जैसा कि देव ने कहा, शांत बर्फीले मैदानों के किनारे पर मौजूद राक्षस आक्रामक नहीं होते और उन्हें बस बुझने देते हैं। सोलेल ने गलती से एक प्यारे से बर्फीले खरगोश को लगभग छू ही लिया था, लेकिन देव ने उसे रोक लिया। छूने मात्र से ही वह राक्षस तुरंत भड़क उठता है और वह 300 लेवल का था। यह देखने में 1 फुट ऊंचे छोटे खरगोश जैसा लगता था, लेकिन देव अपनी बुरी नज़र से इसका असली रूप देख सकता था। असल में ये 3 मीटर ऊंचा एक विशालकाय बर्फीला राक्षस खरगोश था जो देखने में असहाय लगता था। अगर उनकी टीम ने एक छोटी सी भी गलती की तो ये छोटा सा दिखने वाला खरगोश सचमुच उनकी टीम को खत्म कर सकता था। तुम्हें इन्हें छूने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बहुत खतरनाक हैं। ये देखने में तो प्यारे लगते हैं, लेकिन असल में ये बहुत ही शक्तिशाली जादुई जीव हैं। देव ने कहा। माफ करना, वे रेगुलर्स की तरह बहुत प्यारे और मासूम लग रहे थे, सोलेल ने कहा और समूह जनजाति की तलाश में आगे बढ़ गया। पश्चिम के लोगों के विपरीत उत्तर के घुड़सवार को जन्म देने वाली जनजाति की इस क्षेत्र में स्थायी बस्तियां हैं। वे तापमान की तीव्रता या शिकार की अनुपलब्धता के आधार पर अपना स्थान बदलते हैं, लेकिन आमतौर पर एक ही स्थान पर रहते हैं। चूंकि वे अलग नहीं हो सकते थे क्योंकि यह उनके लिए मृत्युदंड होता, इसलिए देव ने सिरियस, चारोन और सेना को क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए बुलाया। सिरियस आक्रामक राक्षसों या लोगों से बचने के लिए एक परछाई से दूसरी परछाई में कूदकर खोज कर सकता था। चारोन अदृश्य हो सकता था ताकि उसे कोई देख न सके, क्योंकि उस रूप में उसे केवल आध्यात्मिक सत्ताएं ही देख सकती थी। सेना के पास उड़ने की क्षमता थी और छोटी संत की उपाधि के कारण उस पर हमला नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यह उपाधि उसे अनावश्यक आक्रामकता से बचाती थी। तुम्हें क्या लगता है वे कैसे दिखते होंगे? अगर खूबसूरत बर्फ की रानी ने पहले ही हमें बता दिया होता कि वे कैसे दिखते हैं तो ये कितना आसान होता, सोलेल ने कहा। उम्मीद है कि वे मित्रवत होंगे। अगर वे आक्रामक निकले तो अच्छा नहीं होगा, वायु ने कहा, लेकिन तभी तुरंत उनकी ओर कुछ फेंका गया। देव को उनकी ओर आती हुई वस्तु तुरंत दिखाई नहीं दी, इसलिए उसने तुरंत टाइम स्टॉप सक्रिय कर दिया। चुटकी बजाते ही समय रुक गया और उनकी ओर दागी गई वस्तु अपनी जगह पर जमी हुई दिखाई दी। देव ने वस्तु की गति की दिशा देखी और अनुमान लगाया कि जमा हुआ तीर वायु को सीधे नहीं लगेगा, बल्कि उसके पैरों के पास 1 इंच की दूरी पर गिरेगा। तो चलिए देखते हैं वो बहादुर आत्माएं कौन है, देव ने बर्फ के तीर के स्रोत की ओर उड़ते हुए कहा। बर्फ का तीर उनसे 50 मीटर दूर स्थित एक ऊंचे बर्फीले पेड़ से आया था। तीरंदाज की इतनी सटीक निशानेबाजी से पता चलता है कि वह वाकई कुशल है। देव पेड़ के पास उड़कर गया और उसने देखा कि तीरंदाज ने सिर पर हुड पहन रखा था और उसका धनुष देखने में ऐसा लग रहा था मानो शुद्ध बर्फ के क्रिस्टल से बना हो। देव ने फिर से उंगलियां चटकाईं और समय एक बार फिर से चलने लगा। तीर वायु के पैरों पर लगा, लेकिन फिर भी उसने तुरंत पीछे कूदकर प्रतिक्रिया दी। तीरंदाज मुस्कुराती हुई दिखाई दी, लेकिन अचानक उसने देखा कि उनमें से एक गायब है। मुझे ढूंढ रहे हो, देव ने कहा। तीरंदाज अचानक हैरानी से चीखी और पेड़ से नीचे गिर पड़ी। जमीन पर पड़ी बर्फ ने उसके गिरने को नरम कर दिया और देव ने उसे पकड़ने की जहमत भी नहीं उठाई क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह सचमुच दुश्मन थी या नहीं। महिला तीरंदाज अचानक संभली और देव की ओर तीर तान दिया, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी कोई घातक भावना नहीं थी जिससे वह जान ले सके। मैं यहां लड़ने नहीं आया हूं। खैर, ये कम से कम आपके अगले कदमों पर निर्भर करता है। मुझे पता है कि आपने केवल चेतावनी के तौर पर गोली चलाई थी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया। मेरा नाम इक्विनॉक्स है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं?
देव ने अपनी उस अस्मोडियन आभा को बिखेरते हुए कहा जो किसी को भी अचेतन रूप से झुकने पर मजबूर कर सकती है। मेरा नाम क्रिस्टल है और आप हमारे क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं, क्रिस्टल ने कहा। इलाका, इस जगह से 100 मीटर के दायरे में कोई बस्ती नहीं है। अगर झूठ बोलना ही है तो और भी अच्छे से बोलो। मेरे सोलबाउंड्स ने इलाके की छानबीन कर ली है और अगर कोई बस्ती होती तो उन्हें जरूर दिख जाती, देव ने कहा। तभी सिरियस, चारोन और सेना उसके चारों ओर फिर से प्रकट हो गए। क्रिस्टल को चारों ओर से घिरा देखकर उसने देव पर तीर नहीं चलाया। वह जानती थी कि अगर सामने वाला व्यक्ति उस पर हमला करता तो वह या तो मर जाती या बुरी तरह घायल हो जाती। उसे यह आभास हो रहा था कि सामने वाला व्यक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जरूरत पड़ने पर पलटवार जरूर करेगा। झूठ बोलने के लिए क्षमा चाहती हूं, लेकिन यह मेरे कबीले का शिकारगाह है। यहाँ केवल कमजोर राक्षस ही घूमते हैं क्योंकि यह शांत बर्फीले मैदानों के बिल्कुल किनारे पर स्थित है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि मैंने पहले ही क्षमा मांग ली है। आप यहाँ क्यों आए हैं? हमारे यहाँ कोई आगंतुक नहीं आता, सिवाय उन लोगों के जो बस्ती बसाने के लिए इलाके की खोजबीन कर रहे हों, क्रिस्टल ने कहा। मैं एक विशेष जनजाति की तलाश कर रहा हूँ जिसका संबंध राइडर ऑफ नॉर्थ से है, देव ने कहा। मैं एक विशेष जनजाति की तलाश कर रहा हूँ जिसका संबंध राइडर ऑफ नॉर्थ से है, देव ने कहा। तुम उस जनजाति को क्यों खोज रहे हो? क्रिस्टल ने सतर्क होते हुए पूछा, क्योंकि वह जनजाति कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही थी। मुझे नहीं पता कि आपको ये पता है या नहीं, लेकिन प्रलय के 4 घुड़सवारों की मुहर खुल चुकी है। दुनिया पूरी तरह से उथल पुथल में है और हमें ये जानना होगा कि प्रलय के 4 घुड़सवारों की क्षमताएं क्या हैं। उन्हें कभी आशा के 4 सवार कहा जाता था जिन्होंने अंधकार के देवताओं के आक्रमण को विफल किया था, देव ने कहा, जिससे क्रिस्टल की सतर्कता कुछ हद तक कम हो गई क्योंकि उसे लगा कि उसे उसके कबीले को खत्म करने के लिए भेजा गया है। मुझे खेद है, लेकिन उत्तर में कई जनजातियां रहती हैं। उनमें से कुछ घोड़ों पर सवार होकर यात्रा करती हैं, लेकिन वे बहुत मेहमाननवाज नहीं हैं। यदि आप इसके लिए यहाँ आए हैं तो मुझे लगता है कि आपको वापस लौट जाना चाहिए, क्रिस्टल ने कहा। उत्तर में कितनी जनजातियां ऐसी हैं जिनके पास घोड़े हैं? देव ने पूछा। 3 जनजातियां हैं। प्रत्येक की अपनी युद्ध माता होती है जो जनजाति का नेतृत्व करती है और उनके सबसे शक्तिशाली घुड़सवार होते हैं जिन्हें युद्ध घुड़सवार कहा जाता है। अगर बस इतना ही है तो मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे भोजन की तलाश में शिकार करना है, क्रिस्टल ने ईमानदारी से जवाब दिया, क्योंकि यह जानकारी देने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से देव की जानकारी समझने की क्षमता को कम आंका था। रुको, जाने से पहले एक आखिरी सवाल, क्या वे तीनों जनजातियां कभी एक ही बड़ी जनजाति थीं? देव ने पूछा, जिससे क्रिस्टल कांप उठी। देव उसकी प्रतिक्रिया से ही सच्चाई समझ गया था और उसका अनुमान बिल्कुल सही था। मुझे ऐसा ही लगता है, क्रिस्टल ने धीरे से कहा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा, लेकिन उसने फैसला किया कि एक स्पष्ट उत्तर देना बेहतर होगा। आपके समय के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने भंडार में रखा यह मांस दे सकता हूं, आपके समय के बदले में। देव ने ये कहते हुए अपने भंडार से लगभग 5 किलोग्राम मांस निकाला। ऐसा करने से मैं तुम्हें अपने कबीले में शामिल नहीं करूंगी, क्रिस्टल ने कहा, लेकिन फिर भी उसने मांस स्वीकार कर लिया क्योंकि उसे अपने कबीले के अन्य सदस्यों को खिलाना था। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, लेकिन इसे मेरी सद्भावना का संकेत समझो। मैं तुम्हारे कबीले से टकराव नहीं चाहता, देव ने कहा, लेकिन उसने अपनी योजना पर अमल करना शुरू कर दिया था। मैं आपका धन्यवाद करती हूं क्योंकि ऐसा करना उचित है, लेकिन आपके और आपके दोस्तों के लिए मेरे समूह में शामिल होने का एक तरीका है, क्रिस्टल ने कहा, और देव मुस्कुराने लगा, लेकिन उसने अपनी मुस्कान छिपा ली क्योंकि वह ऐसी मुस्कान थी जिसे देखना उचित नहीं था। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो हम निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकते हैं, देव ने पार्टी चैट के माध्यम से वायु और सोलेल को बुलाते हुए कहा। आपकी किस्मत अच्छी है क्योंकि मैंने जिन 3 जनजातियों के बारे में आपको बताया उनमें से एक मेरी जनजाति है। आपके हावभाव से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मुझे किस चीज में मदद की जरूरत है, क्रिस्टल ने कहा। तुम्हारे पास कोई वाहन नहीं है, देव ने सबसे स्पष्ट सत्य कहा क्योंकि उसे उनके आसपास कोई अन्य जीव दिखाई नहीं दे रहा था, जिसका अर्थ है कि वह घुड़सवारों के एक कबीले की सदस्य है, लेकिन उसके पास कोई वाहन नहीं है। हाँ, मुझे भी इसका कारण नहीं पता, लेकिन मेरे कबीले द्वारा पाले गए सभी भावी घोड़े मुझसे डरते हैं। मेरे कबीले में यह मान्यता है कि घोड़े और सवार के बीच समान समझ होनी चाहिए।
किसी को भी दूसरे से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह अधीनता के समान ही है। क्रिस्टल ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि उसे सवारी क्यों नहीं मिल सकती। सोलेल ने अचानक कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है? देव ने पूछा, क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि इस तर्क की शुरुआत कहाँ से करे। उसकी ऊर्जा उसके धनुष से जुड़ी हुई है, जो एक मौलिक तत्व की ऊर्जा उत्सर्जित करता है। विशेष रूप से उसके धनुष से हिमपवन मौलिक तत्व की ऊर्जा स्पंदित हो रही है, और यह अत्यंत शुद्ध है, सोलेल ने कहा। देव ने वायु से सुना है कि सोलेल में चीजों के भीतर मौजूद मौलिक ऊर्जा को महसूस करने की असाधारण प्रतिभा है। अग्नि तत्व के प्राणियों की यह विशेषता रही है कि वे परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि अग्नि परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती है। सोलेल के अर्ध मौलिक बनने के बाद मौलिक ऊर्जा को महसूस करने की उसकी प्रतिभा इतनी बढ़ गई कि वह ये भी जान सकती है कि कौन सा मौलिक राजा उसकी ओर आ रहा है। देव ने धनुष को देखा और उसे ऊर्जा से भरा हुआ महसूस हुआ, लेकिन वह ये नहीं बता सका कि यह किस प्रकार की ऊर्जा है। सौभाग्य से वह वायु और सोलेल के साथ आया था, वरना इस मिशन में उसे काफी समय लग जाता। उसने क्रिस्टल द्वारा दिए गए कार्य को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसके बदले उसे मो जनजाति के मुखिया से मिलने का अवसर मिलेगा। तो फिर उसे सवारी पाने के लिए क्या करना होगा? देव ने पूछा, क्योंकि सवारी का इंतजाम तो वह कर सकता था। वह दो काम कर सकती है। पहला ये कि वह फिर कभी धनुष न उठाए और अपनी आत्मा को उससे अलग कर ले। दूसरा ये कि उसे एक ऐसा वाहन ढूंढना होगा जिसमें उसके समान गुण हो, यानी हिमपवन। पहला काम सबसे आसान है, जबकि दूसरा सबसे कठिन है। वायु ने उत्तर दिया, क्योंकि तत्वीय राजाओं ने भी उन्हें यही बताया था, क्योंकि उन्हें भी आसानी से वाहन नहीं मिल पाता। क्या हिम हवा से जुड़े जीवों को ढूंढना मुश्किल है? देव ने पूछा। दोहरे गुणों वाले जानवर अक्सर दुर्लभ होते हैं, सोलेल ने कहा। मैं वास्तव में एक राक्षस को जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसमें सचमुच हिमपवन तत्व की ऊर्जा है या नहीं, क्योंकि उसके नाम में केवल हिमपवन शब्द ही है। क्रिस्टल ने कहा, इस राक्षस का नाम क्या है? देव ने पूछा। इसे स्नो विंड गोशॉक कहा जाता है। यह एक विशाल शिकारी पक्षी है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर और पंखों का फैलाव 9 मीटर तक हो सकता है। ये शांत बर्फीले मैदानों के मध्य क्षेत्र में रहता है, लेकिन सबसे बड़े पक्षी केंद्र में रहते हैं क्योंकि वे बर्फीले आकाश के राजा माने जाते हैं। क्रिस्टल ने बताया। तो हम इसी बात को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे। हम शुरुआती मध्य क्षेत्र में एक को काबू में कर लेंगे। उसे सवारी के लायक बनाने की जिम्मेदारी आपकी होगी, देव ने कहा। हमें पहले देखना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या वाकई मेरी धनुष की वजह से ही मैं किसी वाहन पर सवार नहीं हो पा रही हूँ। क्रिस्टल ने कहा, क्योंकि उसे अभी भी संदेह है कि क्या वाकई उसकी धनुष की वजह से ही उसे कोई वाहन नहीं मिल पा रहा है। देव धनुष के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन अगर यह वाकई कोई साधारण वस्तु होती तो क्रिस्टल इसके बारे में बता देती। धनुष से शुद्ध बर्फ और हवा की ऊर्जा का ग्रहण किया जा सकता है। यह इस बात का प्रमाण है कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। वास्तव में देव भी कह सकता है कि अगर वह गलती से भी इसे छू ले तो उसका हाथ जम जाएगा। एनपीसी क्रिस्टल स्तर 180 आपकी पार्टी में शामिल हो गई है। यदि क्रिस्टल की मृत्यु हो जाती है तो यह मिशन असफल माना जाएगा। यदि मो जनजाति के किसी व्यक्ति की मृत्यु आपकी निगरानी में हो जाती है, तो आपको उनके प्रकोप का भी सामना करना पड़ेगा। फिर समूह ने असली बर्फीले मैदान में प्रवेश करने का फैसला किया और उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ अलग है। बर्फीले मैदान इसलिए अलग थे क्योंकि वहां का वातावरण बेहद शांत था। जंगली जानवरों की हल्की सी भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, मानो वे बर्फ में विलीन हो गए हों। मेरे पीछे आओ, मुझे बर्फीले मैदानों के बीचों बीच जाने का रास्ता पता है। बर्फ में छिपे अजीबोगरीब हिम जिन्नों से सावधान रहना। बर्फ में छिपे होने का पता तुम उनके द्वारा बनाई गई विचित्र आकृतियों से लगा सकते हो। क्रिस्टल ने कहा, तुम्हें हिम राक्षसों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनकी जीवन शक्ति देख सकता हूं। यही कारण है कि पेड़ में अच्छी तरह से छिपे होने के बावजूद मैं तुम्हें आसानी से ढूंढ पाया। देव ने कहा, क्योंकि वह हिम राक्षसों को जानता है और इस निश्चित क्षेत्र में विचित्र हिम राक्षस ही पाए जाते होंगे। इन्हें भले ही विचित्र हिम दानव कहा जाता हो, लेकिन ये दिखने में असली हिम दानवों से ज्यादा अलग नहीं होते। हिम दानव मूलतः बर्फ से बने प्यारे मानवाकार हिममानवों जैसे होते हैं। इनका गोब्लिनों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि गोब्लिन ठंड में जीवित नहीं रह सकते। साधारण हिमदानव केवल 4 फीट लंबे होते हैं और उनकी ऊर्जा सीमित होती है। विचित्र हिमजिन इसलिए अलग हैं क्योंकि उनकी जीवन शक्ति किसी दैत्य के बराबर होती है।
इन विचित्र हिम जिन्नों का न्यूनतम स्तर 280 है। इनमें से एक से निपटना ही काफी मुश्किल होता है, लेकिन उनके साथ सोलेल होने के कारण शायद उन्हें थोड़ी आसानी हो जाए। हम यहाँ हैं, क्रिस्टल ने कहा और उन्हें एक सुरक्षित रास्ते पर ले जाने लगी, हालांकि उन्हें सावधान रहने की जरूरत थी। तो हम यहीं इंतजार करेंगे। सीरियस और चारोन, घात लगाकर बैठो और मेरे कहने पर हमला करो। देव ने आदेश दिया और वे दोनों गायब हो गए। स्नो विंड गोशॉक अकेले शिकार करना पसंद करते हैं। उनका पसंदीदा भोजन क्वैंट स्नो रैबिट्स होते हैं, क्रिस्टल ने बताया। क्वैंट स्नो रैबिट्स ऐसे राक्षस हैं जिनका न्यूनतम स्तर 250 होता है, जिसका मतलब है कि स्नो विंड गोशॉक भी उतना ही या उससे थोड़ा अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। यह आसान नहीं होगा। शुक्र है हम यहाँ केवल ये देखने आए हैं कि क्या इसमें वास्तव में स्नो विंड एलिमेंटल ऊर्जा है। देव सोच रहा था कि तभी अचानक एक क्वैंट स्नो रैबिट घनी बर्फ से निकलकर कुछ खाने की तलाश में आ गया। गुरुजी, आकाश से कुछ नीचे आ रहा है, सीरियस ने आत्मा के बंधन के माध्यम से कहा। सीरियस के कहे अनुसार अचानक विचित्र हिम खरगोश के ऊपर एक परछाई बन गई। परछाई पहले एक छोटे से बिंदु के रूप में थी, लेकिन अचानक इतनी बड़ी हो गई कि 1.5 मीटर ऊंचा एक पक्षी अचानक नीचे झपटा। उसके पंजे शुद्ध बर्फ के क्रिस्टल जैसे थे, जिन्होंने विचित्र हिम खरगोश को भेद दिया और उसे छटपटाने का भी मौका नहीं दिया। पलक झपकते ही अनोखा बर्फीला खरगोश मारा गया और देव थोड़ा कांप गया, क्योंकि स्नो विंड गोशॉक का स्तर 265 था। यह उसके शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक था, लेकिन चूंकि यह केवल एक ही था, इसलिए इसे संभालना संभव होना चाहिए। क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि इसमें वास्तव में स्नो विंड की मौलिक ऊर्जा है? देव ने सोलेल से पूछा। हो सकता है कि इसे पता चल जाए कि मैं इसका सर्वेक्षण कर रही हूं और यह अचानक दूर चला जाए। हमें पहले इसे काबू में करना होगा, सोलेल ने कहा, और जिन अन्य राक्षसों पर उसने अपनी इंद्रियों का प्रयोग किया था, उन सभी ने इसे महसूस किया। समझ गया, देव ने कहा और तुरंत स्नो विंड गोशॉक पर ग्रेविटी कंट्रोल को सक्रिय कर दिया। फिर जमीन से जंजीरें निकली और स्नो विंड गोशॉक को भी जकड़ लिया, लेकिन उसका पतला शरीर वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। सीरियस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और उसे अपनी परछाइयों से बांधना पड़ा ताकि उस विशाल शिकारी पक्षी को पूरी तरह से काबू में किया जा सके। स्नो विंड गोशॉक अब संघर्ष नहीं कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे जकड़ने वालों का काम आसान हो गया था। सोलेल ने तुरंत राक्षस में मौजूद मौलिक ऊर्जा को महसूस करने की अपनी क्षमता का उपयोग किया। स्नो विंड गोशॉक ने इस व्यापक क्षमता को महसूस किया और उसे ऐसा लगा जैसे उसे नंगा कर दिया गया हो। स्नो विंड गोशॉक ने अग्नि तत्व से भरी उस छोटी लड़की को भय से देखा। इसमें हिम पवन तत्व का गुण है, लेकिन ये थोड़ा अधिक पवन तत्व की ओर झुका हुआ है। फिर भी उसके साथ संबंध को परखने के लिए ये काफी होना चाहिए, सोलेल ने कहा। ठीक है, अब मेरी बारी है। वायु, कृपया मेरी जगह ले लो, देव ने गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण छोड़ते हुए कहा, लेकिन वायु ने हवाओं का उपयोग करके स्नो विंड गोशॉक को नीचे धकेल दिया। मुझे यकीन है कि तुम मुझे समझ सकते हो। चलो देखते हैं, वो कौन सा मंत्र है जो राक्षस की भाषा का अनुवाद कर सकता है। देव ने मंत्र खोजने के लिए अपनी डायरी खोली। फिर उसने 5 कागज निकाले और उन पर 3 जादुई शब्द लिखे, समझ, मन और संबंध। उन शब्दों को लिखने के बाद उसने 5 ताबीजों को सक्रिय किया जो उस स्थान पर मौजूद 5 प्राणियों के पास उड़कर चले गए। उन्हें जल्द ही एक गहरी आवाज सुनाई दी और वह आवाज स्नो विंड गोशॉक की थी। मुझे आजाद करो, विधर्मियों। स्नो विंड गोशॉक से एक गहरी आवाज आई जिसने उन्हें चौंका दिया। उन्हें उम्मीद थी कि यह आवाज ऊंची होगी क्योंकि यह एक पक्षी राक्षस है। हम आपको रिहा कर देंगे, लेकिन हमारे पास एक प्रस्ताव है, देव ने कहा। मैं बर्बरों के साथ समझौता करते हुए नहीं दिखूंगा। स्नो विंड गोशॉक ने ऐसे कहा मानो वह कोई शाही व्यक्ति हो। या तो समझौता करो या मैं तुम्हें उस औरत की गुलामी में बांध दूंगा। पहले विकल्प में तुम अपना भाग्य खुद तय कर सकते हो, जबकि दूसरे विकल्प में तुम्हें ऐसा कोई विकल्प नहीं मिलेगा, देव ने गंभीर स्वर में कहा, जिस पर स्नो विंड गोशॉक ने आखिरकार विचार किया। स्नो विंड गोशॉक जानता था कि वह बिना किसी नुकसान के बच नहीं पाएगा। वह वास्तव में सोच रहा था कि उसे अभी तक जीवित क्यों रखा गया है। तभी अचानक उसकी नज़र क्रिस्टल पर पड़ी। उसने जो कपड़े पहने थे वे एक ऐसे कबीले के थे जो अक्सर शांत बर्फीले मैदान के किनारों पर आते जाते थे। वे आमतौर पर शिकारी होते थे जिनके पास अपने वाहन होते थे। मैं समझ गया, आप चाहते हैं कि मैं उस जनजाति की उस महिला से दोस्ती करने की कोशिश करूं जिसके पास सवारी करने के लिए जानवर हैं।
विंड स्नो गोशॉक ने कहा, जो उसकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। जैसा कि आप समझ रहे हैं, समझौता सीधा साधा है। क्रिस्टल आपके साथ साझेदारी का समझौता करेगी। अगर वह असफल होती है तो हम आपको मुक्त कर देंगे। देव ने कहा, मैं सहमत हूं। विंड स्नो गोशॉक ने तुरंत सहमति जता दी क्योंकि वह जानता था कि क्रिस्टल निश्चित रूप से असफल होगी। उसके कबीले में से किसी ने भी उसकी प्रजाति के साथ कभी कोई संबंध नहीं बनाया था। इसे असंभव भी कहा जा सकता है क्योंकि स्नो विंड गोशॉक में राजा बनने की क्षमता होती है। केवल वही व्यक्ति जिसमें राजा के गुण हो, उसके साथ संबंध बना सकता है। उसने देव को देखा और सहज रूप से जान लिया कि उसमें वह गुण है, लेकिन उस महिला में नहीं। अब मैं जादुई घेरा बनाऊंगा, देव ने कहा और पैराडॉक्स को एक जटिल जादुई घेरा बनाने का आदेश दिया। ये जादुई घेरा समनिंग मैजिक सर्कल जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। ये वही जादुई घेरा है जिसका इस्तेमाल देव ने मोक्षा और पेरिडॉट के साथ किया था। उसने आसानी से यह जादुई घेरा बना लिया क्योंकि यह उसका दूसरी बार था और इस बार वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था। जादुई घेरा पूरा होते ही साझेदारी का समझौता तुरंत शुरू हो गया। दोनों की ऊर्जा अचानक पतले धागों में तब्दील हो गई और आपस में जुड़ गई। साझेदारी के समझौते की शुरुआत जन्म से लेकर अब तक की यादों को साझा करने से होती है। ये चरण बिना किसी खास कठिनाई के आगे बढ़ा क्योंकि स्नो विंड गोशॉक ने क्रिस्टल में रुचि दिखाई। देव को लगभग अंदाजा था कि अगर यह साझेदारी समझौता सफल होता है तो दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। दोनों की ऊर्जाएं एक दूसरे को अस्वीकार करने के बजाय पूरक प्रतीत होती हैं। कुछ मिनट बाद स्नो विंड गोशॉक से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी क्योंकि उसकी छिपी हुई शक्ति क्रिस्टल की परीक्षा लेने लगी थी। क्रिस्टल के चेहरे पर पीड़ा के भाव स्पष्ट थे क्योंकि वह जानवरों के राजा की शक्ति को आसानी से सहन नहीं कर पा रही थी। जैसे ही ऊर्जाओं का प्रवाह कमजोर पड़ने लगा, क्रिस्टल के हाथ में मौजूद बर्फ का धनुष अचानक उससे जुड़ गया। क्रिस्टल के शरीर में अचानक इतनी शक्ति का विस्फोट हुआ जो स्नो विंड गोशॉक द्वारा छोड़े गए राजा की शक्ति के बराबर थी। स्नो विंड गोशॉक ने भी इसे महसूस किया और उसे लगा कि यह महिला उसके साथ साझेदारी के लिए उपयुक्त है। वह क्रिस्टल की एक बार फिर परीक्षा लेना चाहता था, लेकिन क्रिस्टल के धनुष से निकलने वाली ऊर्जा ने अचानक उसे छू लिया। जैसे ही स्नो विंड गोशॉक को यह एहसास हुआ कि क्रिस्टल के साथ प्रतिध्वनित होने वाली ऊर्जा उसके लिए लाभकारी हो सकती है, उसने तुरंत पूरे मन से इस साझेदारी को स्वीकार कर लिया। साझेदारी की संधि स्वीकार करते ही क्रिस्टल के हाथ में पकड़ा धनुष अचानक हजारों बर्फ के टुकड़ों में बिखर गया, जो उन दोनों को घेर लिया। स्नो विंड गोशॉक और क्रिस्टल अचानक आकाश में तैरने लगे और एक दूसरे के साथ घूमते हुए ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रवाह उत्पन्न किया। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि शांत बर्फीले मैदान की गहराई में रहने वाले राक्षस भी अपनी नींद से जाग उठे। निवारक उपाय शुरू करो, देव ने कहा और अचानक उनके पास की जगह को सील कर दिया। उसे यह सुनिश्चित करने के लिए माना पोषण पीने की आवश्यकता थी कि स्थान पूरी तरह से सील रहे और कोई ऊर्जा बाहर न निकले। वायु ने भी ऐसा ही किया और सील की एक और परत जोड़ने के लिए आसपास के क्षेत्र में पवन तत्व को फैला दिया। सोलेल ने भी बाहर निकलने वाली ऊर्जा को रोकने के लिए विकिरणित ऊष्मा को नियंत्रित किया, लेकिन क्वांट स्नोफील्ड्स की गहराई में मौजूद समझदार राक्षस फिर भी उनके करीब आ गए। लगभग 350 स्तर के राक्षस उनके करीब आ गए और समूह को लगा कि वे मर जाएंगे, लेकिन एक चमत्कार हुआ। क्रिस्टल और स्नो विंड गोशॉक की ऊर्जा अंततः स्थिर हो गई और उनके नए रूप ने आने वालों के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। क्रिस्टल के पास अभी भी वही कपड़े थे जो उसके कबीले के लोग पहनते थे, लेकिन उसके शरीर पर बर्फ की पतली परत चढ़ी हुई थी। उसके सिर पर बर्फ का मुकुट भी दिखाई दे रहा था, मानो वह दुनिया को यह दिखाना चाहती हो कि वह रयाल वंश की है। स्नो विंड गोशॉक भी बदल गया और उसकी ऊंचाई बढ़कर 3 मीटर हो गई, जबकि उसके पंखों के पंख चमकदार काली बर्फ जैसे दिख रहे थे। आपने क्रिस्टल को एक पौराणिक एनपीसी, जिसे शाश्वत शीतकालीन रानी कहा जाता है, के रूप में जागृत होने में मदद की है। आपने स्नो विंड गोशॉक को स्टॉर्म ब्लिज़ार्ड गोशॉककिन के रूप में जागृत होने में मदद की है। क्रिस्टल अब पहले जैसी नहीं रही, यहां तक कि देव भी हैरान था कि कोई अचानक इतना कैसे बदल सकता है। अगली सूचनाओं ने उसके सभी सवालों के जवाब दे दिए और उसे और उसकी टीम के सदस्यों को इस उपलब्धि के लिए पुरस्कृत भी किया। आपने नियति के साथी को सफलतापूर्वक ढूंढ लिया है और उन्हें जागृत करने में मदद की है। इस महान उपलब्धि के लिए आपने 4 स्तर प्राप्त किए हैं और सभी आंकड़ों में जोड़े 1 शून्य की वृद्धि हुई है। आपने नियति के साथी को सफलतापूर्वक ढूंढ लिया है और उन्हें जागृत करने में मदद की है।
इस उपलब्धि के लिए आपने 4 स्तर प्राप्त किए हैं और सभी आंकड़ों में जोड़ 1 शून्य की वृद्धि हुई है। क्रिस्टल से निकली अचानक प्रचंड ऊर्जा और नवविकसित स्टॉर्म ब्लिज़ार्ड गोशॉक किंग ने इलाके में रहने वाले सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। क्वांट स्नोफील्ड्स में छिपे हुए बॉस मॉन्स्टर्स और यहां तक कि मोकेसी जनजाति के पूर्व सदस्य रहे के जनजाति और सी जनजाति भी इससे प्रभावित हुए। जब स्टॉर्म ब्लिज़ार्ड गोशॉक किंग का विकास सफलतापूर्वक पूरा हो गया, तो उसने क्वांट स्नोफील्ड्स के छिपे हुए बॉस मॉन्स्टर्स को घूरकर डरा दिया। अब वह उन्हीं में से एक के बराबर हो गया है, इसीलिए स्टॉर्म ब्लिज़ार्ड गोशॉक किंग इतना आत्मविश्वास से ऐसा कर पाता है। क्रिस्टल की निगाहों में भी बदलाव आ गया, मानो वह हवा और बर्फ में घुल मिल गई हो। उसके चेहरे पर बर्फ की रानी एलोना जैसी आभा थी और वह एक रानी की गरिमा के साथ व्यवहार कर रही थी। क्रिस्टल के कबीले के सदस्यों ने उसे देखते ही अनजाने में सिर झुका लिया। क्रिस्टल जैसी दिखने वाली एक बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए खुशी से घोषणा की कि एक सच्ची युद्ध माता का जन्म हुआ है। घोड़ों पर सवार होकर आए अन्य 2 कबीले ईर्ष्या से भर उठे, क्योंकि उन्होंने देखा कि मो कबीले ने उनके विपरीत अपनी युद्ध माता को जागृत कर लिया है। अब तीनों कबीलों के बीच का संतुलन बिगड़ने वाला है। धन्यवाद इक्विनॉक्स, आपके बिना मैं कभी जागृत नहीं हो पाती। मुझे पता है कि आपके मन में मेरे लिए कुछ प्रश्न होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। चूंकि आपने मेरी मदद की है, इसलिए मैं आप सभी को अपने कबीले में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करती हूँ। क्रिस्टल ने स्टॉर्म ब्लिज़ार्ड गोशॉक किंग की पीठ पर धीरे धीरे तैरते हुए कहा। क्रिस्टल अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करते हुए भीड़ की ओर उड़ी और बाकी लोग बेसुध होकर पीछे हट गए। क्रिस्टल और स्टॉर्म ब्लिज़ार्ड गोशॉक किंग दोनों की शक्ति आम लोगों के बस की बात नहीं थी। अगर क्रिस्टल स्टॉर्म ब्लिज़ार्ड गोशॉक किंग के साथ एस्केलोर से लड़ती, तो शायद वह उसे टक्कर दे सकती थी। क्रिस्टल ने समूह को अपने पीछे आने का इशारा किया क्योंकि वह उन्हें बस्ती तक ले जाएगी। मो जनजाति की बस्ती अन्य 2 जनजातियों की बस्तियों जैसी ही है। वे भी यर्क नामक तंबू में रहते हैं और मौसम के अनुसार अपना घर बदलते रहते हैं। समूह को प्रत्येक जनजाति की उन विशेषताओं के बारे में भी पता चला जो उन्हें अद्वितीय बनाती हैं। मो जनजाति धनुष से लंबी दूरी के निशानेबाजी का अभ्यास करती है और आमने सामने की लड़ाई में छोटी तलवार का इस्तेमाल करती है। वे फुर्तीले होते हैं और अक्सर फुर्तीले वाहन चुनते हैं। कुछ तो हिम वानरों की सवारी भी करते हैं क्योंकि वे बर्फीले जंगलों के पेड़ों का भी उपयोग करते हैं। के जनजाति मो जनजाति से भिन्न है क्योंकि उन्हें क्रूर कहा जा सकता है। वे बर्फीले दांत वाले सुअरों जैसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जानवरों की सवारी करते हैं। वे भारी हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और अपने जानवरों को कवच पहनाते हैं क्योंकि वे दुश्मनों को मारने के लिए अग्रिम पंक्ति में रहना पसंद करते हैं। सी जनजाति तीनों जनजातियों में सबसे शक्तिशाली है और स्वाभाविक रूप से बर्फ की जादूगरी में निपुण है। उनके वाहन आमतौर पर सबसे स्थिर होते हैं और उनमें जन्मजात सुरक्षात्मक मंत्र होते हैं, जैसे कि फ्रॉस्ट शेल कछुआ। उन्हें देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वे ठंड को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। तीनों जनजातियों के लोग आपस में रहते हैं और एक दूसरे के साथ सब कुछ साझा करते हैं। उनके 2 भागों में बंटने का एकमात्र कारण यह है कि युद्ध के मैदान में अपने पति की मृत्यु के बाद तीनों युद्ध माताओं के बीच आपसी संबंध अच्छे नहीं रहे। उन सभी के पति उत्तर के योद्धा थे। अपने पति की मृत्यु की खबर मिलने पर तीनों युद्ध माताओं को कबीले की बागडोर संभालनी पड़ी। वे उस समय उनके साथ युद्ध में जाना चाहती थीं, लेकिन उन्हें युद्ध में शामिल न होने वालों की देखभाल के लिए वहीं रुकना पड़ा। मध्य मैदानों से आए लोगों द्वारा अचानक हमला किए जाने पर मोकेसी कबीले के भीतर मतभेद और भी गहरा गया। वे मुख्यतः ठंड के अनुकूल ढल जाने के कारण ही जीवित रह पाए, क्योंकि उस समय मध्य मैदानी इलाकों से आए लोग ठंड के अनुकूल आसानी से नहीं ढल पाते थे। अंत में उत्तर की रानी की तीनों पत्नियों ने मोकेसी जनजाति को 3 भागों में बांटने और एक संयुक्त परिषद आयोजित करने का निर्णय लिया। ये सभी बातें वर्तमान युद्ध माता क्राय के तंबू में देव, वायु और सोलेल को बताई गईं। क्राया क्रिस्टल की मां और मो जनजाति की वर्तमान नेता हैं। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि आपने असंभव को संभव कर दिखाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ही शाश्वत बर्फ धनुष को जागृत करेगी। अब वह कबीले की सच्ची नेता है क्योंकि उसने इसे जागृत कर दिखाया है। आप सभी की बदौलत उसे एक तूफानी बर्फीला गोशॉक राजा साथी के रूप में मिला है। मैं आप सभी की सदा आभारी रहूंगी। क्राया ने तीनों को प्रणाम करते हुए कहा। मुझे पता है कि यह अपमानजनक लग सकता है, लेकिन हमें राइडर ऑफ द नॉर्थ के बारे में जानकारी चाहिए। देव ने ये कहते हुए बताया कि राइडर ऑफ द नॉर्थ के साथ वास्तव में क्या हुआ था।
जब क्रिस्टल ने ये शब्द सुने तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उनका महान नायक इस हालत में पहुंच गया था, लेकिन लगता है क्राया को कोई हैरानी नहीं हुई। वह उदास लग रही थी, मानो उसे उस पल की याद आ रही हो। ऐसा लगता है कि केवल युद्ध माताएं ही जानती हैं कि उस समय वास्तव में क्या हुआ था, क्योंकि यह बात पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं तक पहुंचती रही है। हमें उत्तर के महान घुड़सवार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। हमें बस एक संदेश मिला है। जहां तक मुझे पता है, तीनों युद्ध माताओं के पास महान घुड़सवार के बारे में अलग अलग संदेश हैं। मैं उनसे मिलने का इंतजाम करूंगी, क्योंकि मेरी बेटी को जागृत करने में मदद करने वालों के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। क्राया ने ये कहते हुए तंबू छोड़ दिया और बाकी युद्ध माताओं को खोजने चली गई। क्राया ने तीनों युद्ध माताओं से मुलाकात का इंतजाम कर लिया, लेकिन उनके दबाव को देव संभाल नहीं पा रहा है। फिलहाल वह अपनी अत्यधिक प्रभावशाली अस्मोडियन आभा के बिना आराम से बैठा है। तीनों युद्ध माताओं से उसे अपनी मां जैसी अनुभूति हो रही थी। फिलहाल वह शांत है, जबकि वे उसे बाघों की तरह घूर रही हैं। बाकी दो युद्ध माताएं भी उसे इतनी तीव्रता से देख रही हैं मानो उसे जिंदा ही खा जाना चाहती हों। देव को पहले से ही पता है कि वे क्या कहने वाली हैं, बिना सुने ही। तो ये वही प्रतिभाशाली युवा हैं जिन्होंने क्रिस्टल के जागरण में सहायता की। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि वे हमारे पूर्वजों से प्राप्त एक अनमोल धरोहर को जागृत करने में सफल रहे। पिछली जागृत सच्ची युद्ध माता के आगमन के बाद से सदियां बीत चुकी हैं। युद्ध माता क्राय को अपनी पुत्री के जागृत होने पर बहुत गर्व होगा। उसके पास तो सवारी के लिए स्टॉर्म ब्लिजार्ड गोशॉक किंग भी है। फ्रॉस्ट नाम की युद्ध माता ने उन तीनों को देखते हुए कहा, तुम सही कह रही हो युद्ध माता फ्रोस्ट। मैं भी जानना चाहती हूं कि उन्होंने ये कैसे किया। विंटर नाम की युद्ध माता ने तीनों को ऐसे घूरते हुए कहा जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। वे तीनों यहाँ शाश्वत बर्फ के खजानों को जगाने के लिए नहीं आए थे। संयोगवश शिकार करते समय उनकी मुलाकात मेरी बेटी से हो गई। आप कह सकते हैं कि किस्मत ने साथ दिया और हम पर कृपा हुई। युद्ध माता क्राया ने कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी बेटी की उपलब्धि पर गर्व कर रही हो। दोनों युद्ध माताएं काफी चिढ़ती हुई दिखाई दे रही थीं, लेकिन उन्होंने कोई विवाद खड़ा नहीं किया। वे अपनी बदकिस्मती को भी गिन रही थी, क्योंकि उनकी बेटियां उस इलाके के पास नहीं थीं जहां वे तीनों प्रकट हुए थे, वरना वे भाग्यशाली होती। क्रिस्टल की तरह उनकी बेटियों को भी अपने लिए उपयुक्त सवारी ढूंढने में कठिनाई हो रही थी। इसलिए उनकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मैं चाहती हूं कि वे हमारे महान घुड़सवार पूर्वज के लिखित ग्रंथों को जानें। युद्ध माता क्राया ने कहा, लेकिन बाकी दोनों को प्रसन्न करना आसान नहीं है। शायद राहत देने के लिए और रिश्वत देने के लिए भी हम आपके कबीले के खजाने देख सकते हैं। हालांकि हम आपको कोई निश्चित जवाब देने का वादा नहीं कर सकते। हमने अभी अभी क्रिस्टल और स्टॉर्म ब्लिज़र्ड गोशॉक किंग की मुलाकात देखी है। शायद लाखों सालों में भी ऐसी मुलाकात दोबारा न हो, देव ने कहा, और बाकी वह मदर्स मुस्कुरा उठी। वह जानता है कि तीनों युद्ध माताओं के बीच तनाव है, लेकिन यह उस हद तक नहीं है कि वे आपस में युद्ध छेड़ दें। वे निश्चित रूप से निराश हैं, क्योंकि उनका कबीला घुड़सवारों का कबीला है। यदि उनके बच्चों के पास सवारी नहीं है, तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि वे नेतृत्व करने के योग्य नहीं हैं। अपने कबीले के सभी सदस्यों की मां होने के साथ साथ वे अपने बच्चों की भी मां हैं। अगर ऐसा होगा तो हम आपको वे दस्तावेज दिखाने के लिए तैयार हैं। दोनों युद्ध माताओं ने सहमति जताते हुए कहा। वे जोखिम नहीं लेना चाहती और तीनों से अपनी बेटियों की मदद नहीं मांगना चाहती, क्योंकि वे अभी भी अजनबी हैं। उन्हें जगाने के लिए सुराग मिलना ही उनके लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। के जनजाति के शाश्वत हिम खजाने को शाश्वत हिम हेलमेट कहा जाता है। यह एक ऐसा हेलमेट है जिसका एक हिम क्रिस्टल सींग एक तरफ निकला हुआ है और दूसरा थोड़ा टूटा हुआ है। इसमें इतनी प्रबल मजबूती है कि यह एडमेंटियम को भी टक्कर दे सकता है। ऐसा लगता है कि इस हेलमेट में स्नो स्टील की मौलिक ऊर्जा समाहित है। मैं 100% निश्चित नहीं हूं, लेकिन इससे वैसी ही भयंकरता झलकती है। स्टील के बारे में मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं, क्योंकि इस तरह की मौलिक ऊर्जा प्रकृति में आसानी से नहीं मिलती। मैंने इसे केवल बिग ब्रदर इक्विनॉक्स की कीमत की ऊर्जा के आधार पर स्टील कहा है। सोलेल ने कहा, यह कीमत जैसी ही ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यह सचमुच स्टील या धातु हो सकता है, देव ने कहा, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि यह कीमत जैसी ही धात्विक आभा देता है जो उसे देखने पर उत्पन्न होती है। सी जनजाति के शाश्वत बर्फ के खजाने को शाश्वत बर्फ का हार कहा जाता है। यह बर्फ के क्रिस्टल से बना एक हार है जिस पर हिमखंड की आकृति बनी हुई है।
छूने में यह नाजुक लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी व्यक्ति की गर्मी से दूर पिघल सकता है। वास्तव में यह अपार ऊर्जा से भरपूर है जो इसे छूने वाले व्यक्ति को ठंडक का एहसास कराती है। इस हार में सबसे शुद्ध ऊर्जा समाहित है क्योंकि ये देखने में ऐसा लगता है मानो इसे सबसे ठंडी बर्फ से बनाया गया हो। इसमें ट्रू फ्रॉस्ट तत्व की ऊर्जा है जिसे अल्फहीन में बर्फ के सबसे शुद्ध रूपों में से एक माना जाता है। इस प्रकार की ऊर्जा केवल कुछ ही तत्वों के पास होती है क्योंकि यह केवल तत्व राजाओं के पास ही हो सकती है। सोलेल ने ये कहते हुए उस घटना को याद किया जब वह इस प्रकार की ऊर्जा वाले एक तत्व राजा से मिली थी। वह अब तक देखे गए सबसे सुंदर तात्विक राजाओं में से एक थी। ऐसा लगता है कि आपके खजाने मौलिक शक्तियों से जुड़े हुए हैं। आप सभी से निकलने वाली अनूठी आभा को देखकर ऐसा लगता है कि आपकी जनजाति का किसी मौलिक शक्ति से गहरा संबंध है। केवल एक मौलिक शक्ति का राजा ही ऐसी वस्तुएं बना सकता है और केवल एक मौलिक शक्ति ही उनका उपयोग कर सकती है। क्या तुम दोनों को भी ऐसा ही लगता है? वे लगभग तुम दोनों जैसी ही आभा उत्सर्जित करते हैं लेकिन कुछ कम तीव्रता वाली। ऐसा लगता है कि उनके पूर्वज तुम्हारी तरह ही आधे तत्ववादी रहे होंगे, इसलिए उन्हें भी तुम्हारे जैसा ही महसूस होता है। देव ने अपनी यह बात कही जिसे सुनकर तीनों युद्ध माताएं सिहर उठीं। उन्हें इसका एहसास भी नहीं था लेकिन वे देख सकते थे कि उनके सामने खड़ा दानव उन सभी को देख सकता है। उन्होंने उसे खतरनाक करार दिया क्योंकि इतिहास में महान माने जाने वाले ऐसे लोगों से उन्हें खतरा महसूस हुआ। महान घुड़सवार भी उसी की तरह था क्योंकि वह भी अपने सामने आने वाले लोगों को नंगा महसूस करा सकता था। क्या मुझे अपनी बेटी की शादी उससे करवा देनी चाहिए? उसकी प्रतिभा शायद बच्चों में भी आ जाए। युद्ध के दौरान अपनी बेटियों की देखभाल करने वाली सभी माताओं के मन में यही विचार आता था क्योंकि वे हमेशा अपनी बेटियों के लिए एक मजबूत पुरुष चाहती थीं। इन तीनों जनजातियों में मानव श्रेष्ठता की कोई अवधारणा नहीं है क्योंकि वे भी पूरी तरह से शुद्ध मनुष्यों से उत्पन्न नहीं हुए हैं। वे इस ठंडी जलवायु में केवल अभ्यस्त हो जाने मात्र से जीवित नहीं रह सकते। ये स्पष्ट है कि वे सामान्य मनुष्यों से भिन्न हैं क्योंकि कोई भी सामान्य मनुष्य यहाँ जीवन भर नहीं रह सकता। हमने अपना काम कर दिया है। क्या आप हमें वे दस्तावेज दे सकते हैं? देव ने कहा, ये हमारे पास हैं लेकिन हम भी आसानी से इनमें लिखी बातों को समझ नहीं सकते। आखिर यह भाषा हजारों साल पुरानी है। हमारी भाषा भी उस समय की भाषा से बिल्कुल अलग है। युद्ध माता विंटर ने कहा, खुशकिस्मत से मेरा बड़ा भाई यहाँ एक लेखक है। वह शायद इसे पढ़ सकता है, सोलेल ने कहा। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या उन्होंने पुरानी रूनिक वर्णमाला का इस्तेमाल किया था। अगर किया तो मैं उसे पढ़ पाऊंगा, देव ने जवाब दिया। फिर तीनों युद्ध माताओं ने उत्तर के महान घुड़सवार की कहानी वाले चर्मपत्र निकाले। युद्ध माताओं को ये कहानी पिछली युद्ध माताओं से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही किंवदंतियों से पता थी। यदि उनके सामने बैठा नन्हा दानव सचमुच इसे पढ़ सकता है तो वे भी सचमुच जान जाएंगी कि इसमें क्या लिखा है। देव ने चर्मपत्रों को देखा और पाया कि प्रत्येक पर केवल 2 वाक्य लिखे थे। प्रत्येक चर्मपत्र को अलग अलग लोगों द्वारा लिखा हुआ प्रतीत होता था। एक ही अक्षर होने के बावजूद लेखन शैली एक जैसी नहीं थी। उसे यह जानकर राहत मिली कि वह इसे पढ़ सकता है, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि उसे पढ़ पाना ही चाहिए था क्योंकि उस समय भाषा एक ही थी। इन पत्रों को लिखने वालों की भावनाएं स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती हैं। मैं उस व्यक्ति के प्रति उनके प्रेम और तड़प को महसूस कर सकता हूं जिसे उन्होंने ये पत्र समर्पित किए हैं। देव ने इन अंशों को जोर से पढ़ते हुए सोचा क्योंकि वह जानता था कि युद्ध में मारे गए बच्चों की माताएं भी इनके अंदर लिखी बातों को जानना चाहती थीं। तेज उत्तरी हवा की तरह तुम अचानक मेरे जीवन में आए। तुम उत्तरी हवा की तरह ही चले भी गए, लेकिन तुमने मेरे भीतर जो ठंडक छोड़ी है उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम उस बर्फ की तरह महान थे जो कभी पिघलती नहीं, दुश्मनों के लिए ठंडे फिर भी अपनी प्रजा के लिए स्नेह से भरे हुए। तुम जिससे भी मिलते थे उसके स्वभाव को पहचान लेते थे। अंत में तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम भी हमारे लिए बहुत खास बन गए। देव ने कहा, तो यह एक प्रेम पत्र और विदाई पत्र दोनों जैसा है, वायु ने कहा, लेकिन वह ये भी जानता था कि इन अंशों में उत्तर के महान घुड़सवार के रवैये और शक्ति के संकेत छिपे हुए हैं। जैसे ही उन्हें लगा कि काम पूरा हो गया है, अचानक तीनों चर्मपत्र चमक उठे। जैसे ही देव ने तीनों चर्मपत्रों से संबंधित सारी जानकारी को समझ लिया, वे तीनों अचानक एक चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा उठे। फिर वे तीनों चर्मपत्र प्रकाश के कणों में बदल गए और एक नीले क्रिस्टल में रूपांतरित हो गए। इस नीले क्रिस्टल से अचानक प्रकाश की एक किरण निकली जो विचित्र बर्फीले मैदानों की ओर इशारा कर रही थी।
प्रकाश की किरण की दिशा से पता चलता है कि यह विचित्र बर्फीले मैदानों के मध्य भाग की ओर इशारा कर रही है। युद्ध की माताओं को नहीं पता कि क्या हुआ है, क्योंकि यह इलाका उनके लिए भी अनजान है। ये किरण एक ऐसे स्थान की ओर भी इशारा कर रही है जहां अनेक राक्षस हैं। जब तक वे अत्यंत शक्तिशाली न हो तब तक वहां जाना सुरक्षित नहीं है। ऐसा लगता है कि वहां कोई खंडहर हो सकता है जिसमें उत्तर के घुड़सवार के बारे में जानकारी हो। तीनों चर्मपत्रों से हमें उनके बारे में कुछ जानकारी मिली है, लेकिन वह अस्पष्ट है। तीनों चर्मपत्रों में उनका वर्णन उत्तर की हवा की तरह तेज, बर्फ की तरह ठोस और दूसरों के चरित्र का पता लगाने में सक्षम के रूप में किया गया है। उन चर्मपत्रों में यह नहीं लिखा था कि उसकी वास्तविक क्षमता क्या है। देव ने खड़े होते हुए कहा और उस क्षेत्र की ओर जाने की तैयारी करने लगा जहां प्रकाश की किरण इंगित कर रही थी। देव तीनों चर्मपत्रों से बने क्रिस्टल को लेने ही वाला था कि अचानक एक ठंडी हवा चली और उसे दूर धकेल दिया। देव के दाहिने हाथ पर पाले की एक परत जम गई और उसका स्वास्थ्य भी 5% कम हो गया। ऐसा लगता है कि इस बार तो ये सिर्फ एक चेतावनी थी, लेकिन अगली बार अगर उसने ऐसा किया तो उसे हल्की सजा नहीं मिलेगी। ऐसा लगता है कि यह क्रिस्टल अत्यधिक बर्फीली ऊर्जा से भरा हुआ है। केवल वही लोग इसे पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे जिनमें बर्फ तत्व के प्रति जबरदस्त प्रतिरोध क्षमता हो, सोलेल ने कहा, क्योंकि वह देख सकती थी कि क्रिस्टल शुद्ध बर्फीली ऊर्जा से बना है। मैं उन्हें उस क्षेत्र में ले जाऊंगी जहां क्रिस्टल इशारा कर रहा है। क्रिस्टल ने अचानक स्वेच्छा से यह बात कही क्योंकि वह भी अपनी क्षमताओं को आजमाना चाहती थी। मैं तुम्हें अभी अभी जागृत होते देख तुरंत सेना जुटाने के लिए नहीं कह सकती। जब तुम बर्फीले मैदानों के केंद्र में जाओगे तो वे भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। वे भले ही शक्तिशाली हों, लेकिन तुम इस समय उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। युद्ध माता क्राया ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, जब मैं उनसे ज्यादा ताकतवर हूं तो मैं उनका साथ क्यों नहीं दे सकती? क्रिस्टल ने पूछा, तुम शायद ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमताओं पर महारत हासिल कर ली है। तुम अभी अभी जागृत हुए हो और तुमने अभी तक अपनी नई क्षमताओं का प्रशिक्षण नहीं लिया है। अगर तुम बेलगाम हो जाओगे तो न केवल खुद को बल्कि उन्हें भी खतरे में डालोगे। युद्ध माता क्राय ने कहा, जो बिल्कुल तर्कसंगत है। क्या कोई और विकल्प नहीं है, सोलेल? क्या तुम कुछ कर सकती हो? देव ने पूछा। हम बर्फ तत्व वाले एक तांत्रिक को बुला सकते हैं, लेकिन इससे मैं और मेरे पिता थोड़े कमजोर हो जाएंगे। यात्रा के दौरान हमें बर्फ तत्व को बनाए रखना होगा, इसलिए केंद्र तक पहुंचने में हमारी मदद करना आपकी जिम्मेदारी होगी, वायु ने कहा, क्योंकि वह सोलेल की मदद से तांत्रिक को बुलाना जानता है। उन्हें पूरी अवधि के लिए अपनी शक्तियों का 20% त्याग करना होगा। वे लड़ने में सक्षम तो होंगे, लेकिन पहले जितना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। देव जानता है कि मुकेसी जनजाति उनकी मदद करेगी, लेकिन क्रिस्टल को केवल युद्ध माताओं के प्रत्यक्ष वंशज ही प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर बर्फ के देवता को बुलाओ, देव ने कहा। इसके बाद सोलेल खड़ी हुई और क्रिस्टल से उसके खून की एक बूंद मांगी। युद्ध में शामिल माताओं को शायद यह अनुरोध पसंद न आए, लेकिन क्रिस्टल हर संभव तरीके से मदद करना चाहती थी। क्रिस्टल ने बर्फ का एक छोटा टुकड़ा बनाया और उससे अपनी उंगली में चुभोया। फिर सोलेल ने खून की वह बूंद ली और उसे अपने बनाए हुए बर्फ के गोले पर डाल दिया। सोलेल और वायु ने पूरी एकाग्रता से उसकी बात सुनना शुरू किया, क्योंकि वह एक ऐसी भाषा में बोल रही थी जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। अचानक आसपास का वातावरण इतना ठंडा हो गया कि मोकेसी जनजाति के सदस्यों को भी हल्की ठंडक महसूस होने लगी। क्रिस्टल के खून की एक बूंद से भरे बर्फ के गोले से अचानक एक छोटी सी आकृति उभरने लगी। सोलेल और वायु ने सफलतापूर्वक एक उच्च हिमतत्व को बुलाया है। उच्च आत्मा को सफलतापूर्वक आह्वान करने के कारण समझौते की अवधि के दौरान प्रत्येक आह्वानकर्ता के कुल आंकड़ों में केवल 15% की कमी होगी। एक सफेद रंग का हिममानव अचानक सबकी ओर देखने लगा और उच्च हिम तत्व द्वारा उत्सर्जित शक्ति से सब दंग रह गए। क्रिस्टल से शांत बर्फीले मैदानों की ओर प्रकाश की किरणें निकलते देख हिममानव अचानक जमीन से उछल पड़ा और क्रिस्टल को खाने के लिए अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। फिर वह क्रिस्टल हिम पुतले के शरीर से बाहर निकला और उसका नया केंद्र बन गया। हैरानी की बात यह है कि हाई आइस एलिमेंटल भी इस क्रिस्टल के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाता है। हाई आइस एलिमेंटल द्वारा क्रिस्टल को खाने पर कुछ और सूचनाएं सक्रिय हो गईं। हाई आइस एलिमेंटल ने ग्रेट फ्रॉस्ट मेमोरी क्रिस्टल को निगल लिया है। इस तत्व के साथ इसकी अनुकूलता के कारण उच्च बर्फ तत्व के प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए स्टेट में कमी 15% के बजाय 10% हो गई है। उच्च हिम तत्व अपने निकट रहने वालों को ठंड के प्रभावों से प्रतिरक्षित होने का आशीर्वाद देता है। बहुत बढ़िया।
इससे हमें अब बर्फीले मैदानों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देव ने कहा। उसे याद आया कि बर्फीले मैदानों में ठंड के कारण उसकी सेहत बहुत तेजी से खराब हो गई थी। नीलामी से खरीदी गई हीटिंग पिल पीने से भी उसे ठंड से राहत नहीं मिल रही है। सोलेल लगभग ठंड से अप्रभावित है क्योंकि वह मानो चलती फिरती अग्नि देवी है। वायु में भी बहुत प्रतिरोधक क्षमता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी सेहत भी काफी कम हो गई है। अगर क्रिस्टल उन्हें सुरक्षित रास्ते पर न ले जाती तो वे मर जाते, लेकिन इस बार वह ऐसा नहीं कर सकती। हम अपने 2 योद्धाओं को आप दोनों की सहायता के लिए तैयार करेंगे। हमें यह भी जानना होगा कि उन खंडहरों के अंदर क्या है। हम आपके कबीले में सुरक्षित लौटने की प्रार्थना करते हैं। युद्ध माताओं ने न केवल तीनों के लिए बल्कि उनके साथ जाने वाले अपने चुने हुए योद्धाओं के लिए भी सुरक्षित वापसी की कामना की। आप विचित्र बर्फीले मैदानों में प्रवेश कर चुके हैं। मैदान के अंदर हर गतिविधि पर स्वास्थ्य कम होता जाएगा। एक ही जगह पर बहुत देर तक खड़े रहने से आपको फ्रॉस्टबाइट हो सकता है। बर्फ तत्व के साथ अपर्याप्त संबंध के कारण आंकड़ों में 5% की कमी आएगी। हमले की गति 10% कम हो जाएगी। गति 10% कम हो जाएगी। उच्च हिम तत्व के सान्निध्य में होने से आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। एक उच्च हिम तत्व की उपस्थिति में विचित्र हिमक क्षेत्रों के सभी नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। आइस एलिमेंटल वाकई बहुत शक्तिशाली है। कृपया मुझे खंडहरों की ओर रास्ता दिखाएं, देव ने कहा और हाई आइस एलिमेंटल को ग्रेट फ्रॉस्ट मेमोरी क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न किरण छोड़ने दिया। इसके बाद समूह ने हाई आइस एलिमेंटल द्वारा उत्पन्न किरण का अनुसरण किया, लेकिन उनका सामना करने वाले राक्षस आसान नहीं थे। सबसे पहले उन्हें विचित्र हिम खरगोशों से निपटना पड़ा। देव जानता था कि अब वह नरमी नहीं बरत सकता और उसने अपने 3 शक्तिशाली सोलबाउंड्स को बुलाने का फैसला किया। ग्रेटर समन सीरियस, ग्रेटर समन कानलाउन, ग्रेटर समन किमात। देव से अचानक एक भयानक आभा निकली क्योंकि उसने अपनी आत्मा की सीमाओं को छिपाना छोड़ दिया था। जैसे ही तीनों को बुलाया गया, उस क्षेत्र में मौजूद राक्षस अचानक कांप उठे क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि उनकी वंश परंपरा कमजोर है। चूंकि विचित्र हिम खरगोश उतने बुद्धिमान नहीं होते, इसलिए वे केवल 2 ही तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, हमला करना या भाग जाना। शांत बर्फीले खरगोशों ने तुरंत समूह की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। दिखने में प्यारे और छोटे ये खरगोश जबरदस्त झटके पैदा कर सकते थे। कानलाउन ने तुरंत अपने अग्नि तत्व वाले ड्रैगन बॉल को सक्रिय करके आसपास की गर्मी बढ़ा दी। शांत बर्फीले खरगोश ऐसे राक्षस हैं जिनमें तत्व के समान गुण होते हैं। जैसे ही तापमान बढ़ना शुरू हुआ, असंख्य विचित्र बर्फीले खरगोशों का हमला अचानक धीमा होने लगा। सीरियस नेदर रश का उपयोग करता है। किमत, भागने की कोशिश करने वालों के चारों ओर बिजली का घेरा बनाकर कार्रवाई करो। कनलाउन, हमला शुरू करो वरना तुम्हारा सांस का दौरा पड़ जाएगा। देव ने समूह पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आदेश देना शुरू कर दिया। कबीले के सदस्य भले ही उसका अनुसरण कर रहे हों, लेकिन वे अब भी उसका आकलन कर रहे हैं। यदि उसे अपना प्रभुत्व स्थापित करना है ताकि उसके सभी आदेशों को सही ढंग से सुना जा सके, तो उसे यह साबित करना होगा कि वह सम्मान का पात्र है। अगले दृश्य ने उस कबीले के सदस्यों को चौंका दिया जो अब भी समूह के नेता को लेकर संदेह में थे। उनकी ओर बढ़ रहे सभी विचित्र बर्फीले खरगोश सोलबाउंड के तीनों कौशलों के प्रहार से तुरंत पिघल गए। उन्हें यह नहीं पता था कि देव ने अपनी सारी आदिम और अधोलोक ऊर्जा का इस्तेमाल कानलाउन पर किया था ताकि दुश्मन निश्चित रूप से मर जाए। पदानुक्रम स्थापित करने के लिए कुछ चीजें करनी होंगी, देव ने सोचा, क्योंकि वह अपनी नेतृत्व भूमिकाओं में पहले ही अभ्यस्त हो चुका था। अगले कुछ पल बिना किसी खास परेशानी के बीत गए। विरोधियों का सामना करते हुए उन सभी का टीम वर्क मजबूत होता चला गया। देव ने अपनी क्षमता के अनुसार टीम का कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया, हालांकि कुछ कमियां अभी भी थीं। सौभाग्य से वह अपनी सोलबाउंड क्षमताओं से इन कमियों को पूरा कर सका। सेना शायद लेविन क्लाउड जितनी तेजी से ठीक न कर पाए, लेकिन वह पूरी टीम को बिना किसी चिंता के ठीक कर सकती है। वह स्थिति संबंधी असामान्यताओं को भी आसानी से अवशोषित कर सकती है और उनका उपयोग विरोधियों के खिलाफ भी कर सकती है। जैसे ही उन्हें लगा कि वे निर्देशित दिशा की ओर आसानी से बढ़ रहे हैं, अचानक एक घोषणा ने उन तीनों को चौंका दिया। क्वांट स्नोफील्ड्स का बाहरी और मध्य भाग एक अनोखी कालकोठरी में परिवर्तित हो गया है। निषिद्ध क्षेत्र के भीतर स्थित सभी राक्षस अस्थायी विसंगति कालकोठरी का हिस्सा होंगे। एनोमली डेंगॉन पेंडेमोनियम में बनने वाले एक नए प्रकार के डेंगॉन है। यह एक दुर्लभ प्रकार का डेंगॉन है जिसे सक्रिय करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं।
यह इंस्टेंस डेंगॉन से अलग है और इसे केवल तभी बनाया जा सकता है जब आपके पास कोई क्वेस्ट हो। अनोखी कालकोठरियां विशेष प्रकार की कालकोठरियां होती हैं जो किसी भी सामान्य कालकोठरी को क्षण भर के लिए बदल सकती हैं। ये कालकोठरी उस क्षेत्र में मौजूद सभी को निगल सकती है, यहां तक कि जिसने इसे सक्रिय किया है वह भी इसे पार नहीं कर सकता। खेल को और भी अधिक रोमांचक और मनोरंजक बनाने के लिए यह एक बेहतरीन अवधारणा है। पैच नोट्स में दी गई जानकारी के अनुसार एनोमली डेंगॉन की अवधारणा दुनिया में मौजूद ऐसी दरारें हैं जो समय और स्थान की अवधारणा को बदल देती हैं। जब से एक अंधकार में देवता ने पृथ्वी पर कदम रखा है, तब से अलग अलग दुनियाओं की दरारें अचानक दुनिया में फैलने लगी हैं। चूंकि अलग अलग दुनियाएं कभी मुख्य दुनिया से जुड़ी हुई थीं, इसलिए अन्य दुनियाओं से संबंधित वस्तुएं दरार को अपने स्थान के करीब खींच सकती हैं। उस पैच को आए काफी समय हो गया है, लेकिन देव ने पहली बार किसी अनोखी कालकोठरी का सामना किया है। फोरम में भी ऐसी कुछ ही कालकोठरियों के बारे में जानकारी है, क्योंकि इन्हें जबरदस्ती उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ग्रेट फ्रॉस्ट मेमोरी क्रिस्टल का अनोखी कालकोठरी को सक्रिय करना महज एक संयोग है। वह ऐसी बात का स्वागत करता, लेकिन उसे निश्चित क्षेत्र पर भरोसा नहीं है। कालकोठरी में मौजूद सभी राक्षस निश्चित क्षेत्र से ही होंगे। इससे भी अधिक डरावनी बात यह है कि वे पहले से 10% अधिक शक्तिशाली होंगे। बर्फ अचानक आसमान में उठी और कालकोठरी के अंदर मौजूद सभी को निगल गई। हाई आइस एलिमेंटल का प्रभाव अभी भी बरकरार है, इसलिए वे संबंधित दुष्प्रभावों से सुरक्षित हैं। अब उनके सामने एकमात्र चुनौती राक्षसों की बढ़ी हुई ताकत है। उसे कुछ अन्य गैर प्राथमिक पात्रों एनपीसी का भी ध्यान रखना पड़ता है, जिससे मामला और भी जटिल हो जाता है। वह वास्तव में सोचता है कि यह एक अच्छी बात है कि क्रिस्टल उनके साथ नहीं थी, वरना शायद उसकी मृत्यु हो जाती। देव ने दूसरों को स्थिति समझाते हुए कहा कि एक अनोखी कालकोठरी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि एक बार उसे साफ कर देने के बाद वह गायब हो जाती है। मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि मेरी निगरानी में कोई न मरे। अगर मैं उनके सैनिकों को सुरक्षित बचा लेता हूं, तो वे बाद में मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे जितना हो सके उतना श्रेय लेना चाहिए। जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, उसे देखते हुए पूर्ण युद्ध की संभावना बहुत दूर नहीं है। देव ने सोचा, सब लोग मेरे साथ ही रहना, क्योंकि हमें नहीं पता कि अंदर क्या हो सकता है। अगर आप बहुत दूर चले गए तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। सीरियस, हमारे आगे जाकर जानकारी जुटाओ, देव ने कहा। सीरियस अचानक देव की परछाई से बाहर निकला और उसने चारोन और डोडू को बुलाया। उसे बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कालकोठरी में उन्हें जो नुकसान होता है वह मुख्य रूप से जादुई प्रकृति का होता है। हालांकि कुछ राक्षस जो आवेशित हमले करते हैं, उनके कारण शारीरिक क्षति भी काफी अधिक होती है। सीरियस ने अचानक सूचना दी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। देव ने दुश्मन को देखने के लिए सीरियस की आंखों का सहारा लिया और वह बहुत विशालकाय था। लगभग 10 मीटर ऊंचा होने के कारण उसे टाइटन कहा जा सकता है। इतना ऊंचा होने के कारण उसे छुपना मुश्किल होता, लेकिन सीरियस के कदम रखते ही वह बर्फ से बाहर निकल आया। सब लोग तैयार हो जाओ, एक शत्रु भारी बल के साथ आ रहा है, देव ने आदेश दिया और टीम के सभी सदस्यों ने अपने हथियार तैयार कर लिए। मोकेसी जनजाति के सदस्य अब देव को अनुभवहीन नहीं मानते, क्योंकि वह एक साथ 2 भूमिकाएं निभा रहा था। देव दल का नेता और खोजी दोनों था। दल के जीवित रहने के लिए दोनों भूमिकाओं में भरोसेमंद होना आवश्यक है, इसलिए वे अब उस पर यथासंभव अटूट विश्वास जता रहे हैं। सीरियस, हमारे सामने खड़े हो जाओ, देव ने आदेश दिया। मोकेसी जनजाति का मानना था कि देव अपने किसी एक सोलबाउंड की बलि देकर उन पर हमला करने वाले किसी भी जीव को रोकेगा। वे यह अनुमान लगा सकते हैं कि सीरियस का पीछा करने वाला जीव कद में बहुत बड़ा है। उसके द्वारा उड़ाई जा रही बर्फ लगभग 5 मीटर ऊंची है। सीरियस का पीछा करने वाली वस्तु को एक विशाल गेंद के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो 2 इग्लू से मिलकर बने एक गोले जैसी दिखती है। सीरियस समूह से लगभग 10 मीटर दूर रुक गया, जबकि लुढ़कती हुई इग्लू गेंद लगभग 50 मीटर दूर थी। इग्लू गेंद की गति बढ़ने लगी और कुछ ही सेकंड में वह सीरियस से टकराने वाली थी। जैसे ही इग्लू गेंद सीरियस से टकराई, डोडू और सीरियस दोनों अचानक चमक उठे। सीरियस सुनहरी रोशनी से घिर गया, जबकि डोडू की भारी स्वास्थ्य क्षमता अचानक घटकर 50% रह गई। डोडू को केवल जादुई क्षति ही पहुंचा सकती थी, या फिर कोई ऐसी क्षमता जो उसकी शारीरिक प्रतिरक्षा को भेद सके, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। इसमें जादुई और शारीरिक क्षति दोनों का मिश्रण है, लेकिन शारीरिक क्षति अधिक शक्तिशाली है।
देव ने ये कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि गोलेम अन्य प्राणियों की तरह ही मिश्रित क्षति पहुंचाने वाला प्राणी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राक्षस का नाम विचित्र हिम गोलेम। स्तर एपिक। स्तर 304 RABET। अभी चिकन रोड खेलें। फायर HP 100%। MP 0/0। विवरण। ये हिम गोलम एक हिम जादूगर द्वारा बनाया गया था जो शांत हिमक क्षेत्रों में लंबे समय तक रहने के कारण रूपांतरित हो गया है। ये शांत हिमक क्षेत्रों की जादुई बर्फ से बना है, इसीलिए यह अपने संपर्क में आने वालों को जादुई क्षति पहुंचा सकता है। यह अपने क्षेत्र को लेकर बेहद सतर्क है क्योंकि इसे बनाने वाले जादूगर की अंतिम सांसों की रक्षा के लिए बनाया गया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डोडू की मदद से सिरियस ने हमले को झेल लिया और इग्लू बॉल उसके सामने आकर रुक गई। सिरियस ने तुरंत ही उस विचित्र बर्फ के गोलेम पर शारीरिक हमला शुरू कर दिया, लेकिन नुकसान बहुत कम हुआ। शरीर का टूटा हुआ हिस्सा उसके चारों ओर जमी बर्फ से भर गया। ग्रेटर समन कानलाउन। देव चिल्लाया जैसे ही डोडू सोल चैम्बर में वापस लौटा। देव के सभी सोलबाउंड्स ने क्वैंट स्नो गोलेम पर हमला करने से पहले ही उस पर आक्रमण कर दिया। सिरियस ने परछाइयों का इस्तेमाल करके जादुई क्षति पहुंचाए। कानलाउन ने अपने श्वास हमले का प्रयोग किया और चारों ने तुरंत अपनी जंजीरों को उनसे जोड़ दिया और धीरे धीरे क्वैंट स्नो गोलेम की शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। मोकेसी जनजाति के सदस्यों को लगा कि उनकी बलि दी जा रही है क्योंकि मरे हुए लोगों ने उन्हें उससे बांध रखा था, लेकिन जल्द ही उन्हें सच्चाई पता चल गई। उनके ऊपर एक पतली परत चढ़ने लगी और वे सहज रूप से समझ गए कि यह मरे हुए लोगों की ओर से आ रही है। विशाल ताबूत उन्हें थोड़ा असहज कर रहा था, लेकिन जल्द ही वे इसके अभ्यस्त हो गए। सोलेल ने रेगुलस को तुरंत न बुलाने का फैसला किया क्योंकि उसे उस कौशल को बाद के लिए बचाकर रखना था। चूंकि अर्धतत्वीय प्राणी मंत्रों का उच्चारण करने के लिए माना का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास असीमित मात्रा में माना होता है, इसलिए वे अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। शांत बर्फीले मैदानों के अंदर अग्नि तत्वीय प्राणियों की संख्या कम है। यही कारण है कि सोलेल को अपने कौशलों का उपयोग करते समय बुद्धिमानी बरतनी होगी। उसने अग्नि गोलों का इस्तेमाल करके विचित्र हिम गोलेम को भारी क्षति पहुंचाई, जबकि वायु ने अपनी वायु शक्ति का प्रयोग करके लिप्टो को और भी भड़का दिया। चूंकि तत्व प्राकृतिक जादू का उपयोग करते हैं, इसलिए उनके द्वारा उत्पन्न तत्वीय ऊर्जा भी उस दुनिया के भौतिकी के नियमों के अधीन होती है। यही कारण है कि आविष्कारक तत्वों के संपर्क में रहना पसंद करते हैं। क्वैंट स्नो गोलेम पर लगातार हमले हुए, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने तभी प्रतिक्रिया देना शुरू किया जब एक बार उसकी सेहत 90% तक गिर गई। इग्लू बॉल अचानक घूम गई और बर्फ की एक लहर पैदा कर दी जिससे वहां मौजूद सभी लोगों की दृष्टि धुंधली हो गई। चारोन, आत्मा को कैद करो, देव ने हड़बड़ी में आदेश दिया क्योंकि दल के सभी सदस्यों से बंधी जंजीरें अचानक उन्हें ताबूत के अंदर खींच ले गईं। देव ने चैरन को छुआ और ब्लिंक का इस्तेमाल करके वहां से भाग निकला। इसके तुरंत बाद उसने एक जोरदार धमाका सुना जिसने उसे 3 बार ब्लिंक का इस्तेमाल करके दूरी बनाने के बावजूद भी दूर फेंक दिया। आत्मा का कारावास अचानक समाप्त हो गया क्योंकि उत्सुक निगाहें अचानक देव पर टिक गईं। उन्हें नहीं पता था कि उसने अचानक उन्हें एक गुप्त आयाम में क्यों खींच लिया, लेकिन इसका जवाब उनकी आंखों के सामने था। वहां 10 मीटर गहरा एक विशाल गड्ढा दिखाई दे रहा था जिसके बीच में विचित्र हिम गोलेम मौजूद था। देव और बाकी लोग जिस जगह पर थे वहां एक बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा था। दल के सदस्य एक गोलेनुमा कल्पित बर्फीले योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राक्षस का नाम विचित्र हिम गोलेम। स्तर एपिक। स्तर 300 HP 85%। MP 0/0। स्थिति स्वास्थ्य में सुधार। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये बर्फ के माध्यम से स्वास्थ्य प्राप्त कर रहा है। वायु ने अचानक अपनी कटाना तलवार से हमला करते हुए कहा। वायु ने विचित्र हिम गोलेम की ओर आक्रमण किया क्योंकि उसे स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करने से रोकना था। उन्होंने अपनी लगभग सारी शक्ति लगा दी, लेकिन फिर भी वे उसकी सेहत को केवल 10% तक कम कर पाए और उसके अपने हमले से हुए 5% नुकसान को भी कम कर पाए। यदि उसमें स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करने की क्षमता होती तो विचित्र हिम गोलेम के बजाय वे स्वयं थकान से मर जाते। वायु ने अपनी कटाना तलवार निकाली जो तीव्र पवन ऊर्जा से भरी हुई थी। एक ही वार से विचित्र हिम गोलेम द्वारा बनाया गया हिम बवंडर 2 हिस्सों में कटकर बिखर गया।
इसके बाद सोलेल ने अग्नि बवंडर का प्रयोग किया, जिसे उसने अपने पिता द्वारा विचित्र हिम गोलेम के सुरक्षात्मक हिम बवंडर से निपटने के दौरान पहले ही तैयार कर लिया था। कानलाउन ने अग्नि बवंडर की शक्ति को 50% बढ़ाने के लिए अपने अग्नि तत्व वाले ड्रैगन बॉल को उसके केंद्र में भेजा। इसके बाद कानलाउन ने वायु की सहायता के लिए पवन तत्व वाले ड्रैगन बॉल का उपयोग किया और उसे वायु के पीछे भेजा। सीरियस के पीछे अंधकार तत्व वाले ड्रैगन बॉल का भी उपयोग किया गया। पाला तत्व वाले ड्रैगन बॉल को मोकेसी जनजाति के सदस्यों के पास भेजा गया क्योंकि वे आमतौर पर इसी तत्व के आक्रमण करते हैं। इसके बाद देव को कानलाउन की जेनेसिस ड्रैगन ब्रीथ के बारे में एक दिलचस्प तथ्य पता चला। ऐसा लगता है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तत्व जादुई घेरा बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए एलिमेंटल ड्रैगन ऑर्ब्स पर निर्भर करते हैं। कानलाउन के पास बचे हुए एलिमेंटल ड्रैगन बॉल पृथ्वी और प्रकाश हैं, जो उसकी वर्तमान जेनेसिस ड्रैगन ब्रीथ के तत्व हैं। विचित्र हिमगोलेम एक बार फिर घूमना चाहता था क्योंकि हमले के दौरान खोई हुई अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे प्रोग्राम किया गया था। सीरियस ने अपनी परछाइयों का उपयोग करके विचित्र हिमगोलेम को रोके रखा, लेकिन अंधकार तत्व ड्रैगन बॉल की सहायता से भी यह मुश्किल था। फिर मो जनजाति के दोनों सदस्यों ने अपने तीर ऊपर की ओर ताने और उसे छोड़ दिया। ऊपर की ओर उड़ते हुए तीर फिर मुड़कर विचित्र हिमगोलेम के क्षेत्र में आ गिरे। धनुष से छूटते ही वे तीर बर्फीले कबूतरों में परिवर्तित हो गए और 10-10 बर्फीले तीरों में बिखर गए, जो सीरियस द्वारा उत्पन्न छायाओं को सुरक्षित करने के लिए नीचे गिरे। ग्लेशियल ग्रास्प, सी जनजाति के दोनों सदस्यों ने कहा, और उनके जादू ने उनके सामने की बर्फ को बर्फ में बदल दिया। बर्फ जो हिम में परिवर्तित हो गई थी, जमी हुई भुजाओं में तब्दील हो गई और विचित्र हिमगोलेम की ओर बढ़ गई। दोनों बर्फीली भुजाएं विपरीत दिशाओं से आईं और विचित्र हिमगोलेम के दोनों किनारों को जकड़ लिया ताकि वह हिल न सके। आत्मा को वापस बुलाओ। इसके बाद देव ने एक समनिंग स्किल का इस्तेमाल किया, जिसका उपयोग वह आमतौर पर तब करता है जब उसे पता होता है कि संख्याएं मायने रखती हैं। फिर धीरे धीरे पाताल लोक का एक द्वार जमीन से प्रकट हुआ। इस द्वार को देखकर हर किसी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि यह मृतकों की शक्ति से बना था। द्वार खुलते ही एक ठंडी हवा उनकी ओर चली और उसमें से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। आपने एक भूली हुई युवती की आत्मा को बुलाया है जो विचित्र बर्फीले मैदानों में गुजर गई थी। आपने विचित्र हिमकन्या को आमंत्रित किया है। उसका स्तर आपके स्तर के अनुसार समायोजित किया जाएगा क्योंकि वह आपसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। बुलाई गई विचित्र हिमकन्या 3 कौशलों का उपयोग कर सकती है। समन की अवधि 10 मिनट है। बर्फ की इस विचित्र देवी को एक ऐसी खूबसूरत महिला के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो देखने में ऐसी लगती है मानो सूरज की गर्मी से पिघल जाएगी। वह जापानी पौराणिक कथाओं की युकी ओना या हिम स्त्री जैसी दिखती है। देखने में भले ही वह कोमल लगे, लेकिन अपनी सुंदर और आकर्षक उपस्थिति के बावजूद वह बहुत शक्तिशाली है। देव ने सोचा कि वह अपनी किस्मत आजमाएगा और मृत्यु के एक रूप को बुला लेगा, लेकिन लगता है यह आसान नहीं है। यह इलाका आत्मा को वापस बुलाने वाले मंत्र को भी प्रभावित करता है, इसलिए उसने ज्यादा उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब उसे इसी से काम चलाना होगा। अब उनकी समस्या भीड़ को नियंत्रित करना है। देव ने तुरंत क्वेंट स्नो मेडन के पास मौजूद तीनों कौशलों पर नजर डाली। गोलेम को बांधने के लिए उन्होंने जो अस्थायी उपाय किया था, वह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा क्योंकि मंत्रों और जादू का इस्तेमाल करने वालों को गहन एकाग्रता की आवश्यकता होती है। शाश्वत बर्फीले तूफान का आलिंगन। विचित्र हिमकन्या ने आदेश सुना और उसके खिलखिलाते हुए एक मधुर हंसी पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। अचानक एक भयंकर बर्फीला तूफान उस क्षेत्र को घेर लिया जहां विचित्र हिमगोलेम फंसा हुआ था। विचित्र हिमगोलेम के निचले हिस्से से अचानक बर्फ उगने लगी और उसका आधा शरीर बर्फ से ढक गया। एम्ब्रेस ऑफ द इटर्नल ब्लिजार्ड नामक मंत्र एक बड़े क्षेत्र में प्रभाव डालने वाला भीड़ नियंत्रण कौशल है, न कि प्रति सेकंड अधिक क्षति पहुंचाने वाला कौशल। यह क्षेत्र में मौजूद दुश्मनों को 10 सेकंड के लिए जमा देता है और साथ ही थोड़ी मात्रा में क्षति भी पहुंचाता है। यदि कोई भाग्यशाली हो तो वह फ्रॉस्टबाइट का प्रभाव डाल सकता है, लेकिन क्वेंट स्नो गोलेम इस स्थिति से प्रभावित नहीं हो सकता। लाखों हिमखंडों का नृत्य। देव ने आदेश दिया जैसे ही विचित्र हिमकन्या हवा में तैरने लगी और खूबसूरती से नृत्य करने लगी। प्रत्येक 15 मिनट में सैकड़ों सुंदर हिमखंड उत्पन्न होते हैं। ये हिमखंड देखने में तो सुंदर लगते ही हैं, साथ ही इनमें अविश्वसनीय तीक्ष्णता और शक्ति भी निहित है। 10 सेकंड के भीतर ही जब विचित्र हिमकन्या ने विचित्र हिम गोलेम को रोका, तब तक हिमखंडों ने गोलेम को चारों ओर से घेर लिया था। जैसे ही उसने अपनी नृत्य की अंतिम मुद्रा पूरी की, हवा में लटके हुए बर्फ के टुकड़े शूरिकेन में बदल गए और उन्होंने विचित्र बर्फ के गोलेम को भेद दिया।
10 सेकंड का ये समय टीम के अन्य सदस्यों, विशेषकर सोलेल के लिए बेहद उपयोगी साबित हुआ। पर्याप्त समय मिलने पर उसने शक्ति एकत्रित कर ली और गीगा फायरबॉल का निर्माण किया। यह एक अत्यंत विशाल अग्निगोला था जिसकी शक्ति सामान्य अग्निगोले से 10,000 गुना अधिक थी। फिर यह छोटा सूर्य, जो गीगा फायरबॉल के रूप में प्रकट हुआ, क्वांट स्नो गोलेम पर जा गिरा। तापमान में तीव्र परिवर्तन के कारण एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और वे सब उड़ गए। वे सभी घायल हो गए क्योंकि विचित्र हिम गोलेम के टुकड़े बिखरकर उनकी ओर आ गिरे। कुछ के सिर पर चोट लगी जिससे वे बेहोश हो गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अभी भी जीवित हैं। वायु सबसे पहले होश में आया और उसने विचित्र हिम गोलेम की स्थिति का जायजा लिया। उसने देखा कि विचित्र हिम गोलेम अभी भी काम कर रहा है, लेकिन उसका आधा हिस्सा पिघल चुका है और उसका भीतरी भाग बाहर आ गया है। विचित्र हिम गोलेम का भीतरी भाग नीले रंग की धातु जैसा दिखता था जो ठंड को सोख लेता था। इसका मूल भाग फ्रॉस्टलास्टिंग जेम से बना है। यह एक ऐसा पत्थर है जो आसपास की सारी गर्मी सोख लेता है और अपने चारों ओर की बर्फ से ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। यह इस क्षेत्र में अत्यंत दुर्लभ है और यहाँ रहने वाला लगभग हर कोई इसे पाना चाहता है। इसके आकार को देखकर ही दूसरी जनजातियां आपस में युद्ध छेड़ सकती हैं। मो जनजाति के एक सदस्य ने कहा, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि बेसबॉल के आकार का होने के बावजूद ये रत्न कितना मूल्यवान है। तुम सब केंद्र पर निशाना साधो, देव चिल्लाया और विचित्र हिमगोलेम के केंद्र को नष्ट करने के लिए एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। 10 मिनट बाद विचित्र हिमगोलेम अब काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसका मूल भाग टुकड़ों में बिखर गया था। देव, वायु और सोलेल को भारी मात्रा में अनुभव अंक प्राप्त हुए क्योंकि उन्होंने अपने से 50 स्तर ऊपर के एक राक्षस को हरा दिया था। लूट के रूप में वे केवल फ्रॉस्टलास्टिंग जेम के टुकड़े ही एकत्र कर सके क्योंकि एनपीसी के साथ शिकार किए गए राक्षसों के ड्रॉप मैकेनिज्म अक्सर अलग अलग होते हैं। धन्यवाद प्यारी बर्फ की देवी, मैं एक और वरदान मांगता हूँ। कृपया मेरे साथियों की मदद करें और शीत ऋतु के अंत का चमत्कार प्रयोग करें। देव ने विनम्र स्वर में कहा। शांत भाव से खड़ी बर्फ की परी देव के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराती हुई दिखाई दी। अचानक ही बर्फ की परी ने अपनी मधुर आवाज में, जो सर्दियों की तरह ही सुरीली थी, आखिरी बार नृत्य करना शुरू कर दिया। आवाज सुनने वाले सभी लोग अचानक स्वस्थ होने लगे। सिर पर चोट लगने से बेहोश हुए लोग होश में आ गए। उनके लिए नृत्य और गीत गाने वाली मनमोहक हिमकन्या अचानक प्रकाश के सुंदर कणों में बदलने लगी और उसकी प्यारी मुस्कान उनके दिलों में बस गई। आपने विचित्र हिमकन्या का दुर्लभ गीत सुना होगा जिसे शीत ऋतु के अंत का चमत्कार कहा जाता है। स्वास्थ्य पूरी तरह से बहाल हो गया है। माना की शक्ति पूरी तरह से बहाल हो गई है। गीत के प्रभाव से सभी मनोस्थितियां दूर हो जाती हैं। मनमोहक हिमकन्या आपको अपना प्रिय गीत गाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देती है। आप इस अनोखी कालकोठरी के लिए विचित्र हिमकन्या को दोबारा नहीं बुला सकते। बर्फीली देवी को बर्फीले मैदान की परी भी कहा जाता है क्योंकि यह एक ऐसी राक्षसी थी जो घायलों को ठीक करती थी। यह आपको तभी ठीक कर सकती है जब आप जीवित बच जाएं और सौभाग्य से इससे मिलें। देव का इस मायावी प्राणी को बुला पाना उसके अच्छे कर्मों का प्रमाण है। सोल रिकॉल किसी भी राक्षस, एनपीसी या एस्पेक्ट को बुला सकता है, लेकिन इसमें एक गुप्त तंत्र है जो बुलाने वाले के कर्मों पर आधारित होता है। देव द्वारा बुलाई गई क्वांट स्नो मेडन उन मृत क्वांट स्नो मेडन्स में से एक है जिन्होंने एनोमली डंजन को पार करने में उनकी मदद करने के लिए देव की पुकार का जवाब दिया था। ऐसी भव्य और सुंदर हस्ती को आमंत्रित करना वास्तव में एक बड़ा आशीर्वाद है। मोकेसी जनजाति भी इस विचित्र हिमकन्या की पूजा करती है क्योंकि वह हिम तत्व के समान मानी जाती है। कहा जाता है कि उनकी मधुर आवाज बर्फीले उत्तर में अब तक सुनी गई सबसे मनमोहक आवाज है। दरअसल बर्फ की रानी एलोना के बारे में कहा जाता है कि वह एक शांत हिमकन्या थी जिसने स्वयं को अपने वर्तमान रूप में परिवर्तित कर लिया। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन बर्फ तत्व पर उसका कुशल नियंत्रण इन अफवाहों का आधार है। ये भी अफवाह है कि उसकी आवाज बहुत मधुर है जो सुनने वालों के दिलों को पिघला सकती है, लेकिन वह आमतौर पर अपना कठोर स्वभाव दिखाती है। हम खुशकिस्मत थे कि हमारे नेता ने एक अनोखी हिमकन्या को बुला लिया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो शायद हम अपने 2 सदस्यों को खो देते। मो जनजाति के एक तीरंदाज ने कहा, जबकि उसके 2 सदस्यों के सिर पर तीर लगा था और वे बुरी तरह खून बह रहे थे। मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली था कि ऐसा कर पाया। हम आराम करेंगे और आगे बढ़ने से पहले बाकी लोगों का हालचाल लेंगे। एक अनोखी कालकोठरी तब तक बंद नहीं होती या बाहर निकलने का रास्ता नहीं देती जब तक कि कालकोठरी के केंद्र में मौजूद राक्षस को मार न दिया जाए।
देव ने कहा, क्योंकि वह सचमुच भाग्यशाली था कि उसने ऐसे प्राणी को बुलाया था। सभी के पूरी तरह से ठीक होने और किसी को भी कोई छिपी हुई चोट न होने की पुष्टि करने के बाद वे आगे बढ़े। अगले जिन राक्षसों का उन्हें सामना करना पड़ा, वे विचित्र हिम लोमड़ियां थीं, लेकिन उनकी संख्या विचित्र हिम खरगोशों की तुलना में कम थी। उनका सामना करने में एकमात्र समस्या ये थी कि वे अत्यंत फुर्तीले थे और सहज रूप से चकमा दे सकते थे। समूह उनका शिकार तभी कर सकता था जब वे उनमें से किसी एक को घेर लेते या जब देव अचानक उन्हें आंशिक आह्वान करके चौंका देता। जब सभी को लग रहा था कि वे विचित्र हिम लोमड़ियों को मारने में सफल हो जाएंगे, तभी अचानक बर्फ के टुकड़े समूह की ओर फेंके गए। सौभाग्य से सोलेल ने उनकी रक्षा के लिए एक अग्नि ढाल खड़ी कर दी थी, और चारोन की मदद से वे पहले से ही एक मोटी सुरक्षा कवच से घिरे हुए थे। देव ने उस दिशा में देखा जहां से बर्फ के टुकड़े फेंके गए थे और वह चौंक गया। उसे एक चमकीली सुनहरी आत्मा वाला राक्षस दिखाई दिया। यह एक विचित्र हिम लोमड़ी थी, लेकिन वास्तव में यह उसी प्रजाति का एक प्रकार थी। देव इसे पाना चाहता था, लेकिन वह पहले से ही पैन के पिछवाड़े में लगाए गए अंडे का उपयोग करके अपनी 7वीं आत्मा बाधित शर्त पूरी करने जा रहा था। मास्टर, यह मेरे अधीनस्थ बनने के लिए एक अच्छा उम्मीदवार है, सिरियस ने अचानक कहा, जिससे देव को अपना अल्फा पद याद आ गया, जो उसे एक ही वंश के 2 अधीनस्थों पर अधिकार देता था। लोमड़ियों को अभी भी कैनिडे परिवार का माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे वास्तव में झुंड का हिस्सा बनने में सक्षम हैं। अनोखी हिम लोमड़ी की भिन्न प्रजाति को सिरियस के झुंड में शामिल करने में एकमात्र समस्या यह है कि केवल वही उसे इसके लिए प्रेरित कर सकता है। यदि देव हस्तक्षेप करता है, तो इसका अर्थ होगा कि सिरियस को अनोखी हिम लोमड़ी की भिन्न प्रजाति को भर्ती करने के लिए आवश्यक सम्मान नहीं मिला। तो पहले मैं दूसरे को हटा दूं। सिरियस, जाओ और उसे 1 मिनट के लिए छाया लोक में ले आओ। देव ने आदेश दिया और उसके हाथ पर एक छोटा तारा बनने लगा। देव ने गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करके विचित्र हिम लोमड़ियों को स्थिर कर दिया, जबकि उनकी भिन्न प्रजाति को अकेला छोड़ दिया। सिरियस ने आदेश का पालन किया और तुरंत विचित्र हिम लोमड़ी की भिन्न प्रजाति को छाया लोक में खींच ले गया। देव ने चुटकी बजाते ही छोटे तारे को विस्फोटित कर एक ब्लैक होल का निर्माण कर दिया। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण द्वारा जकड़े गए विचित्र हिम लोमड़ियों को इससे मुक्त कर दिया गया ताकि वे ब्लैक होल में समा सकें। जो लोमड़ियां ब्लैक होल के काफी करीब थीं, वे उसमें समा गईं, जबकि जो दूर थीं, वे थोड़ी दूरी बनाने में कामयाब रहीं। दुर्भाग्य से देव ने विरोधाभास के घन की सहायता से क्वांटम कैस्केड का प्रयोग किया। सभी विचित्र हिम लोमड़ियां जो ये सोचकर बच निकली थीं कि वे बच गई हैं, क्वांटम कैस्केड कौशल के केंद्र बिंदु होने के कारण ब्लैक होल की ओर खींची चली गईं। देव द्वारा निर्मित विशाल ब्लैक होल में वे सभी विचित्र हिम लोमड़ियां समा गईं जिनसे सभी लड़ रहे थे। मोकेसी जनजाति के सदस्य ये देखकर दंग रह गए, क्योंकि ऐसा केवल शक्तिशाली जादू ही कर सकता है। सब लोग कृपया तैयार हो जाए, क्योंकि इन्हें 10 सेकंड से भी कम समय में बाहर भेज दिया जाएगा। ये अभी मरे नहीं हैं, इसलिए जैसे ही ये बाहर निकलें कृपया इनसे छुटकारा पालें। देव ने आदेश दिया, साथ ही वह इस बात को लेकर चिंतित था कि क्या सीरियस विचित्र हिम लोमड़ी की भिन्न प्रजातियों को भर्ती करने में सफल हो रहा है। तुम मुझे कहाँ ले आए हो? विचित्र हिम लोमड़ी की एक भिन्न प्रजाति ने कहा, क्योंकि उसे केवल अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। अनोखी हिम लोमड़ी की इस भिन्न प्रजाति ने अपनी दोनों पूंछें ऊपर उठाईं और एक नीली सफेद लौ उत्पन्न की जो गर्म नहीं बल्कि ठंडी थी। ये वह विशेष कौशल है जो इसे एक और पूंछ मिलने के बाद प्राप्त हुआ, जिसे फ्रॉस्ट फॉक्स फायर कहा जाता है। यही एकमात्र विशेषता है जो इसे इसकी प्रजाति के अन्य जीवों से अलग करती है, जो शायद ही कभी अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, क्योंकि एक और पूंछ उगने के बाद इसने भी असाधारण बुद्धि प्राप्त कर ली। विचित्र हिम लोमड़ी की भिन्न प्रजाति वर्तमान में 270वें स्तर पर है, जो सीरियस से 40 स्तर ऊपर है। विचित्र हिम लोमड़ी की भिन्न प्रजाति ने आसपास के वातावरण को रोशन करने के लिए और अधिक फ्रॉस्ट फॉक्स फायर उत्पन्न की, लेकिन उसे केवल परछाइयां ही दिखाई दी। उसे बस इतना याद है कि यहां आने से पहले एक काली अज्ञात वस्तु ने उसे निगल लिया था। तुम मेरे समूह में शामिल हो जाओ, सिरियस ने अचानक कहा। उसकी आवाज छाया लोक में फुसफुसाहट की तरह सुनाई दे रही थी। अपनी असलियत दिखाओ कायर। मैं एक महान और शक्तिशाली प्राणी हूं जिसने अपनी जाति को पार कर लिया है। मैं कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा। विचित्र हिम लोमड़ी की भिन्न प्रजाति ने उत्तर दिया। जब तक मैं नरमी बरत रहा हूं, मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम्हें थोड़ा बहला फुसलाकर तुम्हारा मन बदलने में कोई आपत्ति नहीं करूंगा, लेकिन जब तक मैं नरमी बरत रहा हूं, मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो।
सिरियस ने कहा, क्योंकि उसने अभी तक खुद को प्रकट नहीं किया था। अगर तुम खुद को प्रकट नहीं करोगे तो हिंसा के लिए मुझे दोष मत देना। विचित्र हिमलोमड़ी की एक भिन्न प्रजाति ने अपने चारों ओर पाला भरी आग छोड़ते हुए कहा। फ्रॉस्ट फॉक्स फायर विशाल छाया क्षेत्र में किसी भी चीज से टकराए बिना बुझ गई। अचानक एक हंसी सुनाई दी, और वास्तव में ये खुद सिरियस की थी। कहा जाता है कि आत्मा से बंधे लोग अक्सर अपने गुरु के समान व्यवहार करते हैं, और सिरियस देव द्वारा अनुबंधित पहला व्यक्ति है। ये कहा जा सकता है कि सिरियस ने देव के चरित्र के सभी पहलुओं को देखा है और उससे सीखता है। जब तक मैं न चाहूं, तुम यहां से नहीं जा सकते। मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहीं छोड़ सकता हूं। तुम्हें या तो मेरा अनुसरण करना होगा या यहीं छोड़ दिया जाना होगा। समय तेजी से बीत रहा है क्योंकि मेरे स्वामी को भी अनोखी कालकोठरी से बाहर निकलना है, सिरियस ने कहा, लेकिन उसकी आवाज हवा में फुसफुसाहट की तरह थी जो चारों ओर बिखर गई। विचित्र हिमलोमड़ी की भिन्न प्रजाति को अचानक कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसे केवल विचित्र हिमक क्षेत्रों के राक्षस राजाओं से ही महसूस होता था। उसे भय और एक विशाल उपस्थिति का आभास हुआ जो उसे घूर रही थी, मानो उसे नीचा दिखाया जा रहा हो। उसने चारों ओर देखा लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया जब तक कि उसने ऊपर नहीं देखा। विचित्र हिमलोमड़ी की एक भिन्न प्रजाति ने ऊपर देखा और सिरियस की आकृति उसके ऊपर मंडराती हुई दिखाई दी। सिरियस हमेशा उसे दिखाई देता था, लेकिन वह उसे आसानी से नहीं देख पाती थी क्योंकि वह केवल अपने आसपास देखती थी, ऊपर नहीं। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे पाताल ऊर्जा से बना भयानक काला पिंड दिखाई दिया जो कि रसातल फेनरा था। सिरियस का असली रूप केवल छाया लोक में, या अधिक सटीक रूप से कहें तो रसातल में ही प्रकट किया जा सकता है, जो छायालोक का सबसे गहरा भाग है। छायालोक के लोग भी रसातल में जाने का साहस नहीं करते क्योंकि यह बहुत खतरनाक है और इसमें आसानी से खोया जा सकता है, लेकिन रसातल से उत्पन्न राक्षसों के लिए यह बात लागू नहीं होती। सिरियस ने फ्रॉस्ट फॉक्स की आग को ऐसे बुझा दिया जैसे कोई मोमबत्ती बुझा रहा हो। उसकी 20 मीटर ऊंची विशाल और भयावह आकृति केवल रसातल में ही दिखाई देती है।